गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। परिश्रम बैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र पांडे, आपका फिजिक्स एजुकेटर। सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत वेलकम है भाई। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? यस यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, सभी का बहुत बहुत वेलकम है आज के इस वन शॉट रिवीजन सेशन में, जिसमें मैं आप लोगों को ऑल्टरनेटिंग करंट वाला आपका पूरा चैप्टर वन शॉट में एक बार रिवाइज करवाने वाला हूं। है ना भाई? यस यस यस। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं भी बेटा एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम जबरदस्त। हाँ, वेरी गुड। कल से आज में मैं मोटा हो गया क्या? क्यों भाई? कल से मैं आज थोड़ा मोटा लग रहा हूँ क्या? आज में लग रहा है ज्यादा खावा के आया हूँ क्या? है? या फिर स्टूडियो चेंज होता है तो वैसे ही ये मेरा डायमेंशन भी चेंज होता है भाई। हाँ, सही है। चलिए, बहुत बढ़िया। सो आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट क्विक रिवीजन करेंगे। देखो, क्विक रिवीजन वाला जो भी सेशन होता है बेटा, वो लगभग लगभग आपका 2 आवर्स का सेशन होता है। तो आज की भी क्लास, जहां तक मुझे उम्मीद है, लगभग लगभग 2 घंटे का टाइम आपको लगेगा। है ना? हाँ। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, एकदम जीरो लेवल से पढ़ाने वाला हूं, ठीक है? पूरा का पूरा चैप्टर आपको वन शॉट एक ही लेक्चर में कवर करवाएंगे। आपसे मैंने कहा था, इस पूरे के पूरे चैप्टर को मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है। चैप्टर के बीच में ही मैंने आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं, ढेर सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवाई है। और मैंने कहा था, जब क्विक रिवीजन वाला सेशन आएगा तो उस दिन आपके सारे डाउट्स, अगर कुछ छोटा मोटा कुछ डाउट रह भी गया होगा अभी तक के आपके पढ़ने में, तो वो डाउट भी आज आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान से क्या करना है, एक एक चीज को शुरू से लेकर आखिरी तक बेटा ध्यान से सुनना है। ठीक है? सो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखो, चैप्टर का नाम हमारा था ऑल्टरनेटिंग करंट, और ऑल्टरनेटिंग करंट की जो शुरुआत होती है वो आपका प्रीवियस चैप्टर जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था, जहां पर मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो बी ए कॉस थीटा के बराबर होता है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और अगर सर्किट क्लोज्ड है तो उसमें इंड्यूस्ड करंट भी आएगा। ये फैराडे साहब का लॉ था। है ना? मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के 3 तरीके थे। या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो, जो कि हम लोग एडी करंट के केस में कर चुके हैं, या तो एरिया को चेंज करो, जो कि हम लोग मोशनल ईएमएफ के केस में पढ़ चुके थे। है ना? और आखिरी मेथड था ओरिएंटेशन, बाई चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल। तो बाई चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल, कल भी मैंने आप लोगों को जनरेटर पढ़ाया था। है ना? कल भी मैंने जनरेटर पढ़ाया था, और जनरेटर में यही हो रहा था कि हम लोग उस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे थे। अगर कॉइल घूम रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों, उस कॉइल का जो एंगल है वो एंगल चेंज हो रहा होगा, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड विद दैट कॉइल विल बिकम बी ए कॉस ओमेगा टी। और अगर मैं यहीं से बात करूं, फेराडे लॉ अप्लाई करूं, तो फेराडे साहब का लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो डी बाई डी टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस ओमेगा टी। तो प्यारे बच्चों, बी और ए दोनों कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। और अगर मैं बात करूं फॉर एन टर्न्स, यानी कि अगर उस कॉइल में एन टर्न्स को कंसीडर कर लिया जाए, तो यही ईएमएफ आपका हो जाए। देखो, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। एन टर्न्स अगर है तो एन का मल्टीप्लाई होगा, सो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया। और इस फॉर्मूले में अगर इस एन बी ए ओमेगा को हम लोग ओमेगा नॉट मान लें, तो यही ईएमएफ आपका बन जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी
के बराबर। यानी कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहां पर आया वो साइनोसोडल है, वो साइन वेव की तरह चेंज हो रहा है। और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू कभी भी आपसे पूछी जाएगी तो आप एन बी ए ओमेगा निकाल देंगे। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया ऑफ द कॉइल है और ओमेगा उसकी एंगुलर स्पीड है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके का कोई भी फंक्शन अगर हम बात करें जो कि साइन थीटा की तरह चेंज हो रहा है, साइन थीटा का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, तो प्यारे बच्चों यहां पर अगर मैं ईएमएफ का ग्राफ बनाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके का आपका बन रहा होगा, है ना। इस ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू है ई नॉट और मिनिमम वैल्यू है इसकी माइनस ई नॉट के बराबर। यहां माइनस ई नॉट से प्लस ई नॉट तक ईएमएफ जो है वो चेंज हो रहा है। और ऐसा कोई भी फंक्शन जो कि साइन वेव की तरह चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइनोसोडली वेरिंग फंक्शन। तो यहां पर जो ईएमएफ है हमारा वो साइन वेव की तरह चेंज होने वाला ईएमएफ है, राइट। ये ईएमएफ एक तो वेरिएबल है, दूसरी बात ईएमएफ पॉजिटिव भी है और ईएमएफ निगेटिव भी है। ये पॉजिटिव में भी जा सकता है, निगेटिव में भी जा सकता है, राइट। अब अगर हम लोग उस कॉइल का रेजिस्टेंस बेटा आर मान लें, इफ resistance of coil, if resistance of coil is R, कॉइल का रेजिस्टेंस अगर R मान लिया जाए तो करंट भी आ जाएगा भैया। ओम्स लॉ कहता है V बराबर आई आर, सो I बराबर E अपॉन R। जैसे ही ईएमएफ की प्यारे बच्चों हम लोग वैल्यू रखेंगे दैट इज E नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर करेंगे तो आप जरा यहां पर ध्यान से चेक कर लो, ये करंट हमें कुछ आई नॉट साइन ओमेगा टी टाइप का मिल जाएगा। ठीक है, जैसा हमारा ईएमएफ का एक्सप्रेशन था ई नॉट साइन ओमेगा टी, बिल्कुल वैसा ही करंट का भी एक्सप्रेशन है। यानी कि अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो करंट भी बिल्कुल साइन की तरह ही चेंज हो रहा होगा। करंट माइनस आई नॉट से हमारा प्लस आई नॉट तक वेरिएबल है, ठीक। और यहां पर भी हमने ग्राफ देखो करंट और टाइम के बीच में बनाया है। इस करंट की अगर मैं प्रॉपर्टी आपको बताऊं, ये करंट पहली बात एक फ्लक्चुएटिंग करंट है। दिस करंट इज अ फ्लक्चुएटिंग करंट, ये लगातार करंट हमारा चेंज हो रहा है। और साथ ही साथ बेटा ये करंट हमारा बाई डायरेक्शनल है। इस करंट के कितने डायरेक्शंस हो गए? 2 डायरेक्शंस हो गए, राइट। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी आ गई ऑल्टरनेटिंग करंट की कि ऑल्टरनेटिंग करंट हमेशा ही फ्लक्चुएटिंग करंट होता है और साथ ही साथ बाई डायरेक्शनल करंट होता है। इतनी बात अगर एकदम चमाचम चमक गई है भैया तो फटाफट जरा एक बार हार्ट स्पैम कर दीजिए, दबा करके एक बार हार्ट स्पैम कर दीजिए ताकि ये पता चल जाए कि आप लोग थोड़ा सा माहौल में आ गए हैं कि नहीं। जल्दी से देखो, इस तरीके के वन शॉट सेशन को अटेंड करने के लिए माहौल बनाना बड़ा जरूरी है भैया। हाँ, मेरे प्यारे बच्चों, ये जो करंट यहां पर आया, ये जो ईएमएफ यहां पर आया, वो करंट और ईएमएफ दोनों ही कैसा है? कंटिन्यूअसली वेरिंग। ईएमएफ भी है और कंटिन्यूअसली वेरिंग। कुछ माइक का प्रॉब्लम है क्या? अच्छा, थोड़ा थोड़ा, हाँ कल। हाँ भाई, अभी सही है? अभी सही है बेटा? अब सही है? हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। आ अब सही है भैया, है ना? ठीक है, ठीक है,
चलिए सो आगे बढ़ते हैं। देखो अब कोई भी क्वांटिटी बेटा अगर कंटिन्यूअसली वेरिंग होती है, कंटिन्यूअसली अगर कोई क्वांटिटी चेंज हो रही होती है तो हम लोग भी वहां पर एवरेज निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं मीन वैल्यू, और वी कैन राइट एवरेज वैल्यू। मीन वैल्यू और वी कैन राइट एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, राइट। ऑल्टरनेटिंग करंट की बेटा एवरेज वैल्यू हम लोग निकालने चल रहे हैं, या उसकी मीन वैल्यू निकालने चल रहे हैं। देखो एवरेज या मीन वैल्यू निकालने का मतलब क्या है। सबसे पहली बात, ये एवरेज या मीन वैल्यू जो है दैट इज रिलेटेड टू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन, राइट। कितना चार्ज फ्लो हुआ है ये उससे रिलेटेड है ना भाई। हाँ चलिए चैट को बंद करते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। अमाउंट ऑफ चार्ज से रिलेटेड होता है बेटा, है ना, वो है मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट। और किसी भी कंटिन्यूअसली वेरिंग क्वांटिटी का अगर आपको कभी भी मीन निकालना हो, एवरेज निकालना हो, तो उसका तरीका होता है इंटीग्रेशन आई डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी टी। सिंपली ये अगर आप इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपको एवरेज वैल्यू मिल जाएगी किसी भी कंटिन्यूअसली वेरिंग क्वांटिटी का। वो क्वांटिटी आपका करंट हो सकता है, ईएमएफ हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज जो लगातार चेंज हो रही है उसका एवरेज हम इसी तरीके से निकालते हैं। तो आ जाइए, सबसे पहले मैं आपको यहां पर डिस्कस कर दूं। देखो फुल साइकिल के लिए अगर मैं बात करूं, फॉर फुल साइकिल अगर मैं डिस्कस करूं, फॉर फुल साइकिल, कंप्लीट साइकिल के लिए अगर डिस्कशन किया जाएगा तो आधे साइकिल में बेटा करंट पॉजिटिव है, आधे में निगेटिव है। देखो आधे में करंट पॉजिटिव है और आधे में करंट निगेटिव है, तो इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो एवरेज वैल्यू 0 हो जाती है, राइट। ये सबको समझ में आ जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर फुल साइकिल की मैं बात करूंगा तो, क्योंकि आधे में पॉजिटिव और आधे में निगेटिव। अब यहां पर बात करते हैं हाफ साइकिल के लिए। अगर आधी साइकिल के लिए हमें निकालना है तो आई एवरेज या आई मीन की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इंटीग्रेशन आई डी टी फ्रॉम 0 टू टी बाई 2 डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी फ्रॉम 0 टू टी बाई 2। भाई आधे टाइम पीरियड के लिए निकालना है तो हमने भी उसको 0 से लेके टी बाई 2 तक बेटा इंटीग्रेट कर रखा है। अब आइए करंट की वैल्यू रखते हैं, विच इज आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 टू टी बाई 2। ऐसे ही यहां पर भी dt का इंटीग्रेशन t होता है, लिमिट लगेगी भैया 0 से लेकर के t बाई 2 तक की, ठीक है। तो ये तुम्हारा आई नॉट कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। साइन ओमेगा टी dt इसका इंटीग्रेशन होता है प्यारे बच्चों माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा के बराबर। लिमिट लगेगा 0 से लेकर t बाई 2 तक का। यहां पर आप अपर लिमिट रखेंगे t बाई 2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0 के बराबर। ये 2 ऊपर जाएगा, बनेगा 2 आई नॉट डिवाइडेड बाई टी। ये वाला माइनस भी बाहर आएगा, ये वाला ओमेगा भी बाहर आएगा, अंदर बच जाएगा कॉस ओमेगा टी। उस कॉस ओमेगा टी में जैसे ही हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे ये बनेगा कॉस ओमेगा टी बाई 2 माइनस कॉस 0 के बराबर। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जो ओमेगा यूज हो रहा है, ये वाला जो ओमेगा यूज हो रहा है, उस ओमेगा का मतलब क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट, या एंगुलर स्पीड हम कह सकते हैं। और ओमेगा जो होता है वो हमारा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी के बराबर है ना। तो ओमेगा कैपिटल टी जो होता है वो 2 पाई के बराबर हो गया है। तो जहां जहां ओमेगा टी आ रहा है वहां वहां पर मैं 2 पाई यूज कर सकता हूं। तो जैसे ही मैं यूज करूंगा जरा ध्यान से देखिएगा, 2 आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये तुम्हारा बन जाएगा कॉस। अब ओमेगा टी बाई 2 है तो 2 पाई बाई 2 करोगे केवल पाई आएगा, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। ये 2 2 कैंसिल होगा, माइनस का आई नॉट अपॉन पाई, कॉस पाई बेटा कॉस 180 माइनस 1 होता है, माइनस वन करोगे माइनस 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 2 आई नॉट अपॉन पाई के बराबर। दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इन द हाफ साइकिल। और अगर मैं आपको 2 अपॉन पाई सॉल्व करके दिखा दूं, देखो 2 अपॉन पाई अगर मैं सॉल्व करके दिखा दूं तो 2 डिवाइडेड बाई 3.14, तो वैल्यू तुम्हारी 0.637 राउंड ऑफ कर दें अगर हम, तो बनेगा 0.6
67 आई नॉट के बराबर। और इसी को परसेंटेज में अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं कह सकता हूं 63.7% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। बोलो ये एवरेज वैल्यू आप सभी को समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से बता दो भाई, एवरेज वैल्यू समझ में आई या नहीं आई? फटाफट एवरेज वैल्यू बोलो, क्लियर है कि नहीं है? राइट। तो करंट की जो एवरेज वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास आई, दैट इज 63.7% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ करंट। पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। बिल्कुल इसी तरीके से अगर ईएमएफ की आप एवरेज वैल्यू निकालोगे तो दैट विल बी ऑल्सो 0.637 ई नॉट। राइट, हाफ साइकिल के लिए है, ये बात ध्यान रखना भैया, हाफ साइकिल के लिए है। राइट है। हाँ, एट ओपन नहीं हुआ क्या? अरे खुल जा भाई। हाँ, बता दो भाई, जल्दी से बता दो, बात समझ में आई या नहीं आई? एवरेज आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर है बेटा? सही है। हाँ, थोड़ा सा जोश हाई रखिएगा। आज के लेक्चर में, इस वन शॉट वाले लेक्चर में मैं ज्यादा बातचीत नहीं करता हूं आपस में, सिर्फ धड़ाधड़ 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 आपको पूरी चीज समझाते हैं। जो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 7 तक जिन्होंने ऑल्टरनेटिंग करंट मेरे से पढ़ रखा है, उनको बात समझ में आ रही होगी, है ना? माइक का थोड़ा बड़ा इशू है, लेकिन ठीक है यार, है ना? माइक का थोड़ा सा इशू है, लेकिन मैनेज करते, है ना? थोड़ा सा मैनेज करो भाई, तुम लोग भी मैनेज करो। मैं एक बार और ट्राई कर ले रहा हूं। बताओ भाई, सही है क्या? अब बेटा आवाज चेक करो, अब सही है ना? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपको थोड़ा सा और फील दिलाते हैं कि आखिर इस एवरेज का मतलब क्या है। देखो बेटा, एक हमारे पास रजिस्टर है, ठीक, और ये हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट का सर्किट है, ठीक। इसका ईएमएफ हमें पता है, दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर, यानी यहाँ पे वेरिएबल ईएमएफ फ्लो हो रहा है, ठीक है। और यहां से जो करंट निकलेगा वो अपना इस रेजिस्टर से होते हुए जा रहा है। तो ये टी टाइम में इसने कुछ ना कुछ क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करवा दिया होगा बेटा। टी टाइम में कुछ ना कुछ क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज प्यारे बच्चों यहां पर फ्लो हो चुका होगा। अगर हम लोग चाहते हैं कि भाई ऑल्टरनेटिंग करंट यूज करने की बजाय, उसी सेम रजिस्टर में ऑल्टरनेटिंग की बजाय अगर हम डायरेक्ट करंट से, डायरेक्ट करंट का यूज करके अगर हम वही सेम टी टाइम में वही सेम क्यू चार्ज फ्लो कराना चाहते हैं इसके अक्रॉस, तो आखिर कितना करंट यहां पर फ्लो करवाया जाए, दैट इज नोन एज आई एवरेज। राइट। तो टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो करा रहा था ऑल्टरनेटिंग करंट, सेम टी टाइम में वही क्यू चार्ज अगर फ्लो कराना है डायरेक्ट करंट के थ्रू बैटरी का यूज करके, तो आखिर कितना करंट हम फ्लो करवाएं, तो वो कहलाता है बेटा एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। राइट, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। आरएमएस का मतलब होता है बेटा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट।
देखो रूट मीन स्क्वायर लिखने का तरीका पहले मैं आपको सिखा दूं। रूट मीन स्क्वायर का मतलब होता है, उल्टा लिखो, पहले करंट का पहले स्क्वायर करो, फिर इसका मीन यानी कि एवरेज निकालो। तो एवरेज निकालने का तरीका मैं आपको सिखा ही चुका हूं। उसके बाद इसके ऊपर अंडर रूट लगा दो। तो पहले करंट का स्क्वायर करो, फिर उसका एवरेज निकालो, और फिर उसके ऊपर एक अंडर रूट लगा दीजिए। दिस इज द मेथड ऑफ राइटिंग आरएमएस वैल्यू, राइट। ये जो आरएमएस वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों, उस आरएमएस वैल्यू का लेना देना मैं आपको बताऊं। ये जो आरएमएस वैल्यू है, दिस इज रिलेटेड विद हीट, रिलेटेड विद हीट जनरेटेड। जब ऑल्टरनेटिंग करंट किसी सर्किट में फ्लो होता है तो वहां पर वो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ बेटा हीट जनरेट कराता है, ठीक है। तो ये उसी हीट से रिलेटेड है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया आई आर एम एस का। बिल्कुल सेम फॉर्मूला होगा ई आर एम एस का, अगर आपसे कभी पूछा जाएगा। नाउ फॉर फुल साइकिल, अगर मैं फुल साइकिल की बात करूं तो बेटा आई आर एम एस जीरो नहीं होगा। क्यों जीरो नहीं होगा? क्योंकि यहां पे करंट के स्क्वायर का एवरेज हम निकाल रहे हैं, है ना। और करंट का जो स्क्वायर है, तो अगर करंट पॉजिटिव है तो भी स्क्वायर पॉजिटिव होगा, करंट निगेटिव है तो भी उसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा, यानी कि यहां पर फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू हमारी जीरो नहीं होगी। तो आइए मैं आपको आरएमएस वैल्यू निकाल करके दिखाता हूं। लेकिन उसके लिए हमें दो दो इंटीग्रेशन सॉल्व करने पड़ रहे हैं, जीरो से टी तक। पहले आई स्क्वायर डी टी सॉल्व करते हैं, फिर नीचे वाला करेंगे, फिर इस फॉर्मूले में उठा के रख देंगे, राइट। तो करंट की वैल्यू उठा के रखते हैं, दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये बन जाएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी के बराबर, जीरो से लेकर के टी तक लिमिट लग जाएगी। आई नॉट स्क्वायर बेटा कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन जीरो टू टी। अब ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, इसको हमें कॉस टू ओमेगा टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला होता है। मैं आपको फॉर्मूला यहां पे लिख के बता रहा हूं। कॉस टू थीटा जो है वो 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहां से बेटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल कर आएगी 1 माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, राइट। इस थीटा की जगह अगर आप ध्यान से चीजों को समझ रहे हैं, इस थीटा की जगह पर अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं तो हमारे पास ओमेगा टी लिखा हुआ है। थीटा की जगह पर बेटा क्या रखा हुआ है? ओमेगा टी रखा हुआ है। तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 डी टी, राइट। तो ये जो आई नॉट स्क्वायर है और जो डिनोमिनेटर में 2 है बाहर हो गया, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन डी टी जीरो से टी माइनस इंटीग्रेशन कॉस टू ओमेगा टी डी टी, ये भी बेटा जीरो से लेकर टी तक हो जाएगा। और इसी को हम लोग धड़ाधड़ इंटीग्रेट करने वाले हैं। आई नॉट स्क्वायर बाई टू डी टी का इंटीग्रेशन तुम्हारा टी हो जाएगा, लिमिट लगेगी जीरो से कैपिटल टी, माइनस कॉस टू ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है बेटा साइन टू ओमेगा टी डिवाइडेड बाई टू ओमेगा। इसमें भी लिमिट लग जाएगी भैया जीरो से लेकर कैपिटल टी के बराबर। तो आई नॉट स्क्वायर बाई टू ये बनेगा कैपिटल टी माइनस जीरो, 1 अपॉन टू ओमेगा कॉमन करेंगे, दिस विल बिकम साइन टू ओमेगा कैपिटल टी माइनस साइन जीरो, राइट। तो आई नॉट स्क्वायर बाई टू टी माइनस 1 अपॉन टू ओमेगा ब्रैकेट में साइन, देखो ओमेगा टी 2 पाई के बराबर होता है, तो ये हमारा साइन 4 पाई बन जाएगा, और साइन जीरो जीरो के ही बराबर है। साइन के अंदर चाहे पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, कुछ भी हो, तो ये वैल्यू क्या होती है? जीरो के बराबर है। साइन 4 पाई भी जीरो होता है, जीरो माइनस जीरो जीरो हो गया। तो अल्टीमेटली ये वाला जो इंटीग्रेशन था वो हमारा सॉल्व होकर के कितना आ गया है? इंटीग्रल आई डी टी की वैल्यू जीरो से लेकर टी तक जब हम लोगों ने सॉल्व किया बेटा, तो ये वैल्यू निकलकर कुछ इतनी आ गई है, राइट। और इंटीग्रेशन dt को अगर मैं सॉल्व करूंगा जीरो से t तक, तो ये तो एकदम बउआ छाप वाला इंटीग्रेशन है। dt का t आ जाएगा, जीरो से t तक लिमिट लगेगी, कैपिटल T माइनस जीरो होगा, यानी कि ये कैपिटल T के बराबर आ जाएगा, राइट। और अगर मैं यहां पर IRMS का फॉर्मूला लिख दूं, तो IRMS का फॉर्मूला है अंडर रूट के अंदर आई स्क्वायर डी टी। आई स्क्वायर डी टी की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली है? आई नॉट स्क्वायर टी बाई टू डिवाइडेड बाई इंटीग्रल dt। इंटीग्रल dt की वैल्यू कैपिटल T के बराबर है, कैपिटल T से कैपिटल T आपका कैंसिल हो जाएगा। तो IRMS बेटा सॉल्व होकर के आ गया है आई नॉट अपॉन अंडर रूट
2 के बराबर। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। बिल्कुल इसी तरीके से ERMS अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो भी हमारा सॉल्व होकर आएगा E0 अपॉन √2 के बराबर, राइट। और अगर आप √2 की वैल्यू रखोगे, √2 जो होता है 1.414 होता है, अगर आप उसको वैल्यू को यहां रखोगे, सॉल्व करोगे तो ये 0.707 I0 के बराबर आ जाएगा। ये भी 0.707 E0 के बराबर आ जाएगा। यानी कि RMS वैल्यू जो होती है वो 70.7% ऑफ द पीक वैल्यू होती है, राइट। थोड़ा सा इसका और फील दिलाएं अगर मैं आपको, तो ये मान लो एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस में हम लोगों ने एक ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स जोड़ा जिसका EMF जो है वो वेरिएबल है और इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा I के बराबर, राइट। ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, कंटिन्यूअसली वेरिंग है, फ्लक्चुएबल है ना। अब हम लोग चाहते हैं, इसने इस करंट ने क्या किया था, इस ऑल्टरनेटिंग करंट ने टी टाइम में कुछ H अमाउंट ऑफ हीट जनरेट किया था। हम लोग सेम उसी टी टाइम में वही सेम H अमाउंट ऑफ हीट जनरेट कराना चाहते हैं, बट बाय यूजिंग अ डायरेक्ट करंट। ठीक, रजिस्टर भी हमारा वही है लेकिन हम डायरेक्ट करंट यूज करना चाहते हैं। अगर सेल या बैटरी यूज करोगे तो आखिर कितना करंट हम फ्लो कराएंगे, तो भैया वो करंट होगा IRMS के बराबर, राइट। सो जितना हीट टी टाइम में इसने प्रोड्यूस किया था उतना ही हीट टी टाइम में वो भी प्रोड्यूस करेगा, बट बाय यूजिंग डायरेक्ट करंट। बोलो RMS वैल्यू का फील आया? अरे बच्चों, RMS वैल्यू का फील आया आप लोगों को? फटाफट बता दीजिए जरा, RMS वैल्यू का फील आया है क्या? भाई खुल जा सिम सिम। हाँ, यस, बताओ भाई, फील आया क्या? ठीक है, कितने लोगों को लग रहा है कि सर फास्ट हो रहा है? कितने लोगों को लग रहा है सर फास्ट हो रहा है? हाँ, सही है। जो बच्चे जानते हैं शुरू से मुझे, तो वो जान रहे हैं ये वाला लेक्चर होता ही ऐसा है, राइट। ये लेक्चर बेसिकली उन्हीं के लिए है जिन्होंने मेरे साथ पिछले 7 लेक्चर्स पढ़ रखे हैं, है ना। तो ये उनके लिए एक रिवीजन का सेशन है ना। चीजें जो है थोड़ा फास्ट होती हैं, लेकिन एक ही लेक्चर में जब आप पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ते हो बेटा 2 घंटे के अंदर विद ऑल डेरिवेशंस, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको खुद ये फील होगा कि सर आप कोई रिवीजन वाले लेक्चर में तो आप कुछ भी नहीं छोड़ते हो। जो भी आपने यहाँ पे बोर्ड पे कभी भी लिखा होगा, पढ़ाया होगा, डिराइव किया होगा, वो सब मैं यहाँ बोर्ड पे आपके सामने लिख रहा हूं और 2 घंटे के अंदर या लगभग 2 घंटे में हम लोग इस पूरे चैप्टर को कवर कर जाएंगे, राइट। तो आपको भी ऐसे ही क्विकली रिवाइज करना है और चैप्टर का फ्लो अपने दिमाग में रखना है। जैसे हम लोग के दिमाग में पूरे चैप्टर का फ्लो रहता है कि ये टॉपिक फिर ये टॉपिक फिर ये टॉपिक फिर ये टॉपिक, ऐसा ही फ्लो अगर आपके दिमाग में है बेटा, और ऐसे ही अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में सेट कर रखा है तो आपसे कॉन्सेप्ट्स भी बनने लगेंगे, आपसे न्यूमेरिकल्स भी बनने लगेंगे। न्यूमेरिकल जिन बच्चों से नहीं बनते हैं ना, उसका मेन कारण है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी नहीं है और हम प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करते हैं। तो रेगुलर प्रैक्टिस करिए और कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी लाइए, चैप्टर का पूरा फ्लो अपने दिमाग में सेट करिए, राइट है। चलिए खैर फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट हमारा है इस चैप्टर में, दैट इज फेजर डायग्राम। दैट इज फेजर डायग्राम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं भैया फेजर क्या होता है। फेजर एक तरीके का रोटेटिंग वेक्टर होता है। फेजर क्या है? फेजर इज अ रोटेटिंग वेक्टर, लिख रहा हूं, फेजर इज अ रोटेटिंग वेक्टर, यानी वेक्टर के फॉर्म में रोटेट होकर के जब हम ईएमएफ और करंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। अगर आप ध्यान से देखो तो ईएमएफ को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बेटा हमें 2 ही चीज चाहिए। पहला उसका पीक वैल्यू हमें चाहिए, राइट, पीक वैल्यू जिसको हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, और दूसरा उसका ये वाला एंगल चाहिए जिसको हम लोग फेज एंगल बोलते हैं। यानी कि ईएमएफ को एक्सप्लेन करने के लिए या फिर ऑल्टरनेटिंग करंट को अगर आप ध्यान से देखो तो वो भी हमारा I0 साइन ओमेगा टी होता है। यानी कि इसको भी एक्सप्लेन करने के लिए 2 ही चीज चाहिए। पहला इसका पीक वैल्यू कितना है कि भाई इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, और दूसरी चीज इसका फेज एंगल कितना है। यही 2 चीज अगर हमें पता चल जाएगा बेटा तो हम करंट को भी जान जाएंगे और हम ईएमएफ को भी जान जाएंगे।
यानी कि यहाँ इस चैप्टर में ईएमएफ और करंट को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ दो ही चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए हम लोग बनाते हैं एक फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में इस तरीके से आप ड्रॉ करोगे। सबसे पहले आप ईएमएफ को बनाएंगे, राइट। अब ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ई नॉट। तो ये वाला जो वेक्टर है, ये जो एरो है, ये इस एरो की जो लेंथ है वो ईएमएफ के एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ई नॉट को। और दूसरी चीज क्या होती है हमारे पास, एंगल। तो ईएमएफ का एंगल बेटा कितना है, ओमेगा टी के बराबर। यही हो गया ईएमएफ का फेजर डायग्राम, राइट। सिंपल कि जितना उसका मैग्नीट्यूड है, एम्पलीट्यूड है, उतना ही जो है वेक्टर का एम्पलीट्यूड हो जाएगा। और दूसरी बात, जो उसका एंगल है वही हम भी एंगल बना देंगे, ठीक। अब करंट को भी अगर रिप्रेजेंट करना है तो करंट का भी एंगल बेटा सेम है, लेकिन करंट का जो मैग्नीट्यूड है या एम्पलीट्यूड है वो आई नॉट के बराबर है, तो दैट इज आई नॉट। और हम सबको पता है कि आई नॉट जो है वो ई नॉट बाई आर होता है, इसलिए करंट थोड़ा छोटा होगा, ईएमएफ जो है वो ज्यादा होगा। तो ईएमएफ मैंने बड़ा दिखाया, करंट को मैंने छोटा दिखाया। ये बेटा सिंपल सा, एकदम सिंपल सा फेजर डायग्राम है। फेजर डायग्राम से हमें क्या पता चलता है कि भाई ईएमएफ की अभी वैल्यू क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है ईएमएफ की, करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है, दोनों में कौन आगे है कौन पीछे है ना, ठीक। कितना आगे है कितना पीछे है, ये सब चीजें हमें फेजर डायग्राम से समझ में आ जाती हैं। अब आइए मैं आपको प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में ये सारा करके दिखाता हूं। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, यानी कि हम लोग अब ऐसा ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट पढ़ने चल रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर कनेक्ट होगा। देखिए, सिर्फ एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, और ये एक ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है, जिसका ईएमएफ हमें पता है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब जितने भी एनालिसिस करेंगे सभी में ईएमएफ हमें पता होगा, करंट हमें निकालना होगा। करंट निकालने के लिए बेटा यहां पर बहुत सिंपल होता है, ओम्स लॉ। दैट मींस बाई ओम्स लॉ, अगर मैं ओम्स लॉ की बात कर दूं तो ओम्स लॉ कहता है V बराबर आई आर, सो E बराबर आई आर। तो यहां से करंट की वैल्यू आ गई है ईएमएफ बटे रेजिस्टेंस। देखो ईएमएफ और वोल्टेज यहां पर सेम चीज है, तो उसमें कतई कंफ्यूज मत होइएगा आप, ठीक। ईएमएफ की वैल्यू है ई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर। तो बेटा करंट की वैल्यू आ गई ई नॉट बाई आर, ई नॉट बाई आर को मैं आई नॉट बोल रहा हूं, तो दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इससे एक बात हमें यह पता चल गया कि भाई ईएमएफ का एक्सप्रेशन ये है, करंट का एक्सप्रेशन ये है, ठीक। दोनों को देखकर समझ में आ रहा है कि सर जो आपने यहां पे समझाया था, जैसा आपने यहां समझाया था सर, बिल्कुल सेम वैसा ही तो यहां पर आ रहा है। यानी कि जो ये फेजर डायग्राम आपको यहां पर बना हुआ था, सेम ये डायग्राम किसका है, वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का ही है, क्योंकि यहां पर जो एंगल ईएमएफ का है ओमेगा टी, वही सेम एंगल बेटा करंट का भी है, राइट। सो दिस इज फेजर डायग्राम। इससे हमें यह समझ में आ जाता है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट और ईएमएफ दोनों सेम फेज में होते हैं। करंट एंड ईएमएफ दे आर इन सेम फेज। करंट और ईएमएफ दोनों ही मेरे प्यारे बच्चों सेम फेज में होते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में। तो अगर कोई आपसे बोले फेज डिफरेंस कितना है, तो आपको बोलना चाहिए कि वो फेज डिफरेंस सर यहां पर 0 के बराबर होता है, क्योंकि दोनों सेम फेज में हैं, दोनों के लिए ही एंगल जो है वो एग्जैक्टली सेम है, राइट। फिर आ जाइए अगला सर्किट आपसे डिस्कस करते हैं, दैट इज प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट, यानी कि अब हम ऐसा सर्किट देखने चल रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंडक्टर कॉइल है और कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्या है, एक इंडक्टर कॉइल। देखो तो ये रहा हमारा एक इंडक्टर कॉइल, ये ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स, ईएमएफ हो गया हमारा ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। इंडक्टर है तो उसका अपना कुछ ना कुछ इंडक्टेंस भी होगा, कुछ ना कुछ यहां पे करंट फ्लो हो रहा होगा, राइट। एक चीज मैं आपको बताऊं, कोई भी इंडक्टर कॉइल बनाने का तरीका यह है कि एक मोटा सा वायर लेंगे और उसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे।
किसी भी इंडक्टर कॉइल के लिए वायर हमेशा कैसा होना चाहिए, मोटा, क्योंकि जब वायर मोटा होता है तो उसका जो इंडक्टेंस वैल्यू है वो ज्यादा होता है। फिलहाल किसी, देखो यहां तो हमारे पास ओम्स लॉ था, रजिस्टर के लिए ओम्स लॉ होता है, लेकिन अगर मैं इंडक्शन की बात करूं या किसी एक कॉइल की बात करूं तो सेल्फ इंडक्शन में हम सबने पढ़ रखा है ईएमएफ की जो वैल्यू होती है वो हमारी माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी के बराबर होती है। ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ये जो माइनस है मेरे प्यारे बच्चों वो लेंज लॉ की वजह से आया है। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंज लॉ, है ना। अब ईएमएफ हमें पता है, करंट हमें निकालना है, तो हम भी वैल्यू रख सकते हैं भैया, ई नॉट साइन ओमेगा टी बराबर माइनस का एल डी आई ओवर डी टी। तो यहां से देखो डी आई की वैल्यू कितनी मिलेगी, डी आई दैट इज माइनस ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। इसी को हम लोग बेटा दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, डी आई का इंटीग्रेशन आई हो जाएगा, माइनस ई नॉट बाई एल बाहर हुआ, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा, है ना, और माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया है। फाइनली ये तुम्हारा बन गया ई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी के बराबर, राइट, कॉस ओमेगा टी के बराबर। तो अब देखो अगर ये करंट का एक्सप्रेशन है ना, तो कॉस के अलावा जो कुछ भी होना चाहिए वो आई नॉट होना चाहिए, राइट, क्योंकि करंट तो यहाँ पे आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट कॉस ओमेगा टी, कुछ इसी तरीके का होता है ना। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारी आई नॉट है, और अगर ये करंट है, अगर ये करंट का एम्पलीट्यूड है, तो ईएमएफ के नीचे जो होना चाहिए वो रेजिस्टेंस टाइप की चीज होनी चाहिए, इसीलिए यहां पर इसको नाम दिया जाता है एक्सेल का, राइट। और ये जो कॉस ओमेगा टी लिखा है इसको मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस ओमेगा टी के बराबर, राइट। और ये जो एक्सेल हमारा है दैट एक्सेल इज बेसिकली ओमेगा एल, और एक्सेल का नाम होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सेल का नाम क्या है भैया, इंडक्टिव रिएक्टेंस, राइट। एक्सेल का कोई यूनिट अगर आपसे कभी पूछे तो यूनिट उसका भी वही होता है जो रेजिस्टेंस का है, यानी कि ओम। ये और किसी भी फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट, किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट के लिए जो एक्सेल होता है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, क्योंकि ओमेगा 2 पाई एफ के बराबर है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे किसी भी कॉइल का जो रिएक्टेंस है वो भी बढ़ रहा होगा। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट करंट की बात करूं तो आप सबको पता है डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, इसलिए डायरेक्ट करंट के लिए एक्सेल की वैल्यू भी 0 होता है। यानी कि अब इस चीज पर छोटा सा एक क्वेश्चन देख लो। जैसे मान लो ये एक दिया हुआ है और इसके साथ एक रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टर मान लो 2 ओम का है और ये एक कॉइल लगा है, इसका मान लो 1 हेनरी के बराबर है, ठीक। और कुछ इस तरीके का है, या एसी की बजाय मैं डीसी आपको दे दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये डीसी मान लो है 6 वोल्ट का, राइट। अब आपसे ये कहा जाए कि यार देखो ये एलआर सर्किट है लेकिन डायरेक्ट करंट के सोर्स से जुड़ा हुआ है, जरा बता दो कितना करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है। बेटा सब लोग जरा कमेंट करो कितना करंट फ्लो हो रहा है यहां पर, क्योंकि ये डायरेक्ट करंट है और डायरेक्ट करंट के लिए इंडक्टर का रिएक्टेंस कितना है प्यारे बच्चों, 0। अगर रिएक्टेंस 0 है यानी कि ये इंडक्टर बिल्कुल इस तरह से बिहेव करेगा, ये इंडक्टर बिल्कुल इस तरीके से बिहेव करेगा कि ये जैसे है ही नहीं। और अगर ये है ही नहीं, गरिमा बेटा वेरी गुड, अगर ये है ही नहीं तो यहां पर करंट की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी सीधे सीधे 6/2 आ जाएगी, विच इज इक्वल टू 3 एम्पियर। आई होप ये बात, ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, राइट है। हाँ 3 एम्पियर सभी बता रहे हैं, वेरी गुड। चलिए तो हाँ ये हो गया इंडक्टेंस के बारे में। तो हमने यहां पे रखा आई की वैल्यू हो गई हमारी आई नॉट साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। अब यहां पर भी यार एक चीज का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि बेटा ये वाला ओमेगा पॉजिटिव है जबकि ये वाला ओमेगा नेगेटिव है, और अगर हमें कंपेयर करना है, अगर हमें ये देखना है कौन आगे है कौन पीछे है, तो हमें उस ओमेगा को पॉजिटिव करना पड़ेगा। उसके लिए हमने क्या किया, अंदर से माइनस कॉमन लिया, जैसे ही माइनस कॉमन लिया वो माइनस बाहर आ गया और ये बन गया साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 के बराबर, राइट है।
अब देखिए सभी लोग, सबसे पहली बात, ये वाला माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भैया? ये वाला माइनस हमें लेंज लॉ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे पता हमें क्या चल गया कि किसी भी इंडक्टिव सर्किट के केस में, ठीक है, किसी भी प्योरली इंडक्टिव के केस में क्या होगा, अगर मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पे देखो छोटा सा मैं फेजर डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ईएमएफ का एम्पलीट्यूड ई नॉट है और उसका एंगल ओमेगा टी है भैया। तो ये रहा ईएमएफ और ये रहा उसका अपना एंगल। लेकिन अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट के केस में एम्पलीट्यूड तो आई नॉट है, लेकिन बेटा करंट का एंगल देखो कितना है, करंट का एंगल है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यानी कि वो करंट 90 डिग्री पीछे है। करंट जो है मेरे प्यारे बच्चों वो 90 डिग्री पीछे है, 90 डिग्री पीछे है। यानी किसी भी इंडक्टिव सर्किट में ईएमएफ आगे होता है और करंट पीछे होता है। ध्यान रहे ये वाला माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंज लॉ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहो तो यहीं से मॉड लगा करके इस माइनस को उड़ा दो, ये माइनस गायब कर दो, यहां भी गायब 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 गायब, तो यहां से भी वो माइनस गायब हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर वो हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है ना। अल्टीमेटली ये हमें पता चल गया कि ईएमएफ आगे है और करंट हमारा 90 डिग्री बेटा पीछे है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। फेजर डायग्राम जरूरी नहीं जैसा मैंने बनाया हम वैसा ही बनाए, हो सकता है कोई बच्चा ऐसा बना दे, है ना, कोई बच्चा हो सकता है ऐसे दिखा दे कि सर, कोई बच्चा हो सकता है ऐसा दिखा दे कि भैया, लेकिन ठीक है जाने दो, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, तुम ऐसे ही बनाना है ना भाई, कंफ्यूजन वाले कोई ज्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज आते हैं। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट की बात करते हैं। प्योरली इंडक्टिव सर्किट के केस में ईएमएफ आगे है और करंट हमारा पीछे है, राइट। अब आ जाओ वापस नेक्स्ट जो सर्किट है मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, अब ऐसा सर्किट देखना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। सभी लोग एक बार जरा मेरे को हार्ड स्पैम करके बता दीजिए कि हाँ सर ये समझ में आ गया है, प्योरली रेजिस्टिव और प्योरली इंडक्टिव सर्किट सर समझ में आ गया है, कितने लोगों को क्लियर है, जल्दी से भैया। सही है ना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो अगला है बेटा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। किसी भी प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में भैया एक कैपेसिटर होगा और एक ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स जुड़ा हुआ है, ठीक। इसका ईएमएफ हमें पता होगा, ठीक, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और हमें इसमें फ्लो होने वाला करंट निकालना है, कौन आगे है कौन पीछे पता करना है। देखो किसी भी कैपेसिटर के लिए Q बराबर CV होता है, ये हम सबको पता है, तो यहां पर भी Q बराबर C, और वोल्टेज या ईएमएफ की वैल्यू यहां पर है ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। और अगर मैं करंट में इंटरेस्टेड हूं तो मुझे इसी चार्ज को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dq बाई dt की वैल्यू आ जाएगी C ई नॉट, ओमेगा बाहर करेंगे एंड दैट विल बिकम कॉस ओमेगा टी। तो अगर हमें इसे करंट बनाना है तो कुछ इस तरीके से इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, ओमेगा सी को हमने नीचे भेज दिया है, और ये जो कॉस ओमेगा टी है प्यारे बच्चों, इसको अब मैं लिखने वाला हूं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा साइन 90 प्लस थीटा दोनों ही कॉस थीटा के बराबर होता है। सो करंट की वैल्यू हमारी आ गई है ई नॉट बाई एक्सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू के बराबर, और इट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, राइट। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, उनको लग रहा होगा सर पिछले वाले में आपने साइन 90 माइनस थीटा किया था, यहां पर 90 प्लस थीटा क्यों कर दिया। अगर मैं यहां पे बेटा मान लो पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी कर लूं तो फिर वो ओमेगा निगेटिव हो जाएगा, तो आप कहोगे सर माइनस कॉमन कर लो जैसे पीछे किया था। अगर मैं माइनस कॉमन भी कर लेता हूं तो वहां पर जो माइनस था वो तो लेंज लॉ को रिप्रेजेंट कर दे रहा था, लेकिन यहां पर जो माइनस बाहर आएगा वो किसी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि यहां तो लेंज लॉ लग नहीं रहा। बोलो यार, लेंज लॉ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा था, कैपेसिटर में तो वो अप्लाई हो नहीं रहा भैया। इसलिए हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा और यूज कर लिया कि भैया साइन 90 माइनस थीटा अगर कॉस थीटा है तो साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है।
तो ये हमारा करंट का वैल्यू आ गया है। अब यहां पर एक नई चीज आपके लिए आई थी, दैट वाज एक्सी। एक्सी की वैल्यू 1/ओमेगा c थी। ओमेगा जो है वो 2πf के बराबर होता है, तो 1/2πfc भी हो सकता है। क्या पता चल गया हमें कि एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट के लिए, और एक्सी की वैल्यू भैया इनफाइनाइट होती है किसी भी डायरेक्ट करंट के लिए। ये बात आपको ध्यान रहे, क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। अगर डिनोमिनेटर में जीरो रखोगे तो वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट के बराबर। तो अगर मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ये एक रजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, ये मान लो 2 ओम का है, ये आपका 2 माइक्रोफैरेड का है, और यहां पर मैं आपको एक सेल दे दूं जो कि 6 वोल्ट का है, राइट। ये करंट यहां से कुछ ना कुछ करंट देगा, है ना। अब आपको मेरे को ये बताना है कि आखिर करंट की वैल्यू कितनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, फटाफट बता दो भाई, फटाफट करंट की वैल्यू बता दो। करंट की वैल्यू बता दो भैया। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड भैया, सभी लोग एकदम बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, है ना। कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं बेटा इसी एक्सी को। और यहां पर अब करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि रिएक्टेंस बहुत ज्यादा है भैया, रिएक्टेंस बहुत ज्यादा है। यानी कि अगर डीसी सर्किट में कभी भी कैपेसिटर जोड़ोगे तो बवाल हो जाएगा, बवाल इतना बढ़ जाएगा, रिएक्टेंस इतना ज्यादा हो जाएगा कि करंट फ्लो हो ही नहीं पाएगा। सही है, चलिए वेरी गुड। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं भाई। तो आगे की बात हमारी ये रही कि यहां पर अगर मैं फेजर डायग्राम आपको बना करके दिखाऊं, फेजर डायग्राम बेटा अगर मैं बना के दिखाऊं, तो ईएमएफ का एम्पलीट्यूड ई नॉट था, ईएमएफ का एंगल बेटा ओमेगा टी था, एकदम सिंपल, है ना। लेकिन करंट के केस में एम्पलीट्यूड भले आई नॉट हो, बट एंगल जो है ओमेगा टी प्लस π/2 है, यानी कि अभी 90 डिग्री और आगे अगर मैं देखूंगा तो करंट की वैल्यू हमें मिलने वाली है, राइट। सो दिस इज फेजर डायग्राम इन द केस ऑफ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। तो देखो हम लोगों ने अभी तक के डिस्कशन में 3 सर्किट्स पढ़ लिए। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में बेटा करंट और ईएमएफ दोनों सेम फेज में होते हैं। प्योरली इंडक्टिव सर्किट के केस में ईएमएफ आगे होता है, करंट पीछे होता है 90 डिग्री से। और अगर मैं बात करूं प्योरली कैपेसिटिव में, तो प्योरली कैपेसिटिव में करंट आगे होता है लेकिन ईएमएफ हमारा 90 डिग्री पीछे होता है। तो अब आ जाइए हम लोग कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं, यानी सबसे पहला सर्किट पढ़ने चलते हैं, दैट इज एलआर सर्किट। अब कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो हम लोग अपना पहला सर्किट पढ़ने चल रहे हैं, दैट इज एलआर सर्किट, जिसमें एक इंडक्टर होगा और एक रजिस्टर होगा, उसके साथ वही ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स जुड़ा होगा, दिस इज एल, दिस इज आर। ईएमएफ की वैल्यू हमारी फिर से ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर है बेटा। यहां पर आई करंट निकल रहा है और हमें यही आई करंट की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब कैसे वैल्यू मिलेगी भैया, इसके बारे में देखो। देखो अभी तक हम लोगों ने पहले एनालिसिस किया था, फिर फेजर डायग्राम आखिरी बनाया था। अब क्योंकि उन तीनों के लिए हम सीख चुके हैं, तो अब हम पहले फेजर डायग्राम बनाएंगे, एनालिसिस हम बाद में करेंगे। सबसे पहले फेजर डायग्राम किसका बनाएंगे, रजिस्टर का। अगर रजिस्टर है तो पहले रजिस्टर का बनाएंगे। रजिस्टर के केस में बोलो ईएमएफ और करंट दोनों सेम फेज में है ना। ईएमएफ और करंट यानी कि रजिस्टर का ईएमएफ और रजिस्टर का करंट दोनों किसमें बेटा, सेम फेज में है। लेकिन ध्यान रहे, जो मैं ई आर लिख रहा हूं वो बेसिकली ई नॉट आर है, यानी इसमें जाने वाला कितना हो गया, दैट इज ई नॉट आर, या ई आर, है ना, ई नॉट आर, ऐसा समझ लो। दिस इज द मैक्सिमम ईएमएफ विच इज कंज्यूम्ड इन रेजिस्टेंस, ये वाली बात मैं कर रहा हूं। तो फिलहाल बार बार ऐसे ब्रैकेट ब्रैकेट लगाना सही नहीं है, इसलिए मैं उसको ई आर लिख दे रहा हूं और इसको मैं ई एल लिख दे रहा हूं, यानी इसके क्रॉस गया ई आर, इसके क्रॉस गया ई एल के बराबर, राइट। और रिजल्टेंट उन दोनों का कौन है, ई नॉट। ई नॉट क्या है, दैट इज द रिजल्टेंट ईएमएफ, दैट इज टोटल ईएमएफ, है ना, टोटल वोल्टेज। तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ये आई आर जो है दैट इज द करंट विच इज गोइंग इन रजिस्टर। लेकिन सोचो, जो करंट यहां से निकलेगा भैया वही इसमें जाएगा, वही इसमें जाएगा, तो करंट तो बेटा दोनों में सेम जा रहा है। और अगर करंट दोनों में सेम है तो आई आर की बजाय तुम उसको आई नॉट लिखो,
ज्यादा अच्छा है, यानी दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। ध्यान रहे फेजर डायग्राम में हमेशा बेटा किसकी बात होती है, एम्पलीट्यूड की। ये भी ई नॉट है, ये आई नॉट है, देखो इसके पहले वाले में भी देखो ये ई नॉट है, आई नॉट है, उस बार उधर भी देखो ई नॉट है, आई नॉट है, यानी कि फेजर में सिर्फ और सिर्फ हमेशा एम्पलीट्यूड की बात की जाती है। तो यहां पर भी ये ईएमएफ का एम्पलीट्यूड है जो रेजिस्टेंस में जाने वाला है, ये करंट का एम्पलीट्यूड है जो दोनों में जाने वाला है क्योंकि वो सीरीज है। और अगर मैं इंडक्टर की बात करूं तो इंडक्टर के केस में करंट के कंपैरिजन में ईएमएफ आगे होता है। तो ये रहा हमारा ईएमएफ ऑफ द इंडक्टर, राइट। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ये ई आर है, ये ई एल है, इन दोनों रोटेटिंग वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो हमारा कितना है, ई नॉट। और दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना बोलो पैरेललोग्राम्स लॉ के थ्रू हो सकता है। तो हमने इसके पैरेलल यहां से लाइन खींची, इसके पैरेलल में यहां से खींचने वाला हूं। जैसे ही हम लोग खींचेंगे ये हमारा आ गया है रिजल्टेंट वेक्टर, और रिजल्टेंट कितने के बराबर है, ई नॉट। और रिजल्टेंट का एंगल मेरे प्यारे बच्चों कितना है, ओमेगा टी। रिजल्टेंट का एंगल कितना है बेटा, ओमेगा टी, राइट। अब इस फेजर डायग्राम को देखकर हम सब लोग जल्दी से जरा कमेंट करके बताइए, फेजर डायग्राम को देखते हुए कि बेटा ईएमएफ आगे है या करंट आगे है, फटाफट बता दो। ईएमएफ आगे है या करंट आगे है, इस फेजर डायग्राम को देख करके बता दीजिए, जल्दी से बता दो। ईएमएफ आगे है या करंट आगे है, फटाफट बता दो भाई। ऑन है ना, हाँ जल्दी बताओ। ईएमएफ, यस यस। सो ईएमएफ आगे है और करंट पीछे है, तो आखिर कितना आगे है, तो लेट अस सपोज कुछ फाई एंगल के बराबर आगे है। तो बेटा अगर ईएमएफ आगे चल रहा है तो करंट पीछे चल रहा है, तो करंट की मैं वैल्यू लिख सकता हूं, दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई के बराबर। क्लियर है, ये आगे हो गया तो ये पीछे हो गया, अगर पीछे हो गया तो एंगल में हम माइनस फाई कर देंगे, राइट है। ठीक है भैया, चलो चैट फिर से बंद करते हैं। अब फिर से आ जाओ, ये आई नॉट की सर वैल्यू क्या है, सर ये फाई क्या है, यही दो चीजें हमारे पास अननोन है। तो बेटा ये वाला ट्रायंगल जरा देखो, ट्रायंगल का मैं कहो तो नाम लिख दूं, ये ओ पॉइंट बोल दे रहा हूं, इसको मैं ए पॉइंट बोल दे रहा हूं और इसको मैं बी पॉइंट बोल दे रहा हूं। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी या ओ बी ए, अगर मैं tan फाई अप्लाई कर दूं तो tan फाई होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा ए बी है जो कि बेटा ई एल के बराबर है, और बेस हमारा ई आर है, राइट, ई एल अपॉन ई आर। ई एल की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों आई नॉट एक्सएल, और ई आर की वैल्यू है आई नॉट आर के बराबर। आई नॉट से आई नॉट कट जाएगा, तो यहां से तुम्हें tan फाई की वैल्यू मिल जाएगी। tan फाई अगर मिल गया बेटा तो फाई मिल गया, विच इज tan इनवर्स एक्सएल डिवाइडेड बाई आर। tan इनवर्स एक्सएल डिवाइडेड बाई आर। दूसरी चीज हमें चाहिए, सर आई नॉट कहां से आया, तो बेटा ई नॉट स्क्वायर जो हमारा है वो ई आर स्क्वायर प्लस ई एल स्क्वायर के बराबर है, यानी कि इस ई एल स्क्वायर और इस ई आर स्क्वायर का रिजल्टेंट है ना ई नॉट। ध्यान रहे वेक्टर सम है यहां पर, है ना। सो ई नॉट स्क्वायर बराबर ई आर स्क्वायर प्लस ई एल स्क्वायर। ई आर स्क्वायर हमारा क्या है, आई नॉट आर का होल स्क्वायर, और ई एल हमारा क्या होता है, आई नॉट एक्सएल के बराबर। दिस इज आई नॉट एक्सएल का होल स्क्वायर। आई नॉट स्क्वायर प्यारे बच्चों कॉमन कर लो, सो दैट विल बिकम आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, है ना। दिस इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर। तो यहां से आई नॉट की वैल्यू हमारी आ गई है ई नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। अब अगर ये करंट का एम्पलीट्यूड है तो डिनोमिनेटर में जो कुछ भी होगा वो कुछ रेजिस्टेंस टाइप की चीज होगी, लेकिन जब भी कॉम्बिनेशन की बात करते हैं बेटा तो रेजिस्टेंस नहीं टर्म यूज करेंगे, हम उसकी जगह पर टर्म यूज करेंगे जेड। जेड की वैल्यू है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, राइट। और ये जेड हमारा कहलाता है इंपीडेंस। ये जेड क्या कहलाता है, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। इस पूरे एलआर सर्किट का ये इंपीडेंस है। इंपीडेंस बिल्कुल रेजिस्टेंस के जैसा ही होता है, ठीक, इसका भी यूनिट ओम ही होता है, ये वही चीज है, बट रजिस्टर के लिए रेजिस्टेंस यूज करेंगे, कैपेसिटर के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टर के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन है, एल आर है, एल सी है ना, आर सी है, एल सी आर है, कोई भी अगर कॉम्बिनेशन वाला सर्किट हमारा है तो फिर मैं पूरे सर्किट का क्या लिखूंगा, इंपीडेंस, राइट, पूरे सर्किट का इंपीडेंस।
तो बेटा ये वैल्यू आ गई आई नॉट बराबर ई नॉट बाई जेड के बराबर। तो भैया आई नॉट क्या है हमें वो भी पता है, tan फाई क्या है हमें वो भी पता है, यानी कि फाई भी हमें पता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर अगर मैं एक छोटा सा एक मैं ट्रायंगल बना दूं, एक मैं छोटा सा ट्रायंगल बना दूं जिसमें ये वाला एंगल फाई होगा, सामने वाली साइड एक्सेल होगी, नीचे वाली आर होगी, क्योंकि tan फाई कितना था एक्सेल बटे आर। तो tan फाई अगर ये लगाएंगे तो ये हो गया एक्सेल और ये हो गया आर के बराबर। तो बेटा ये हाइपोटेनस हमारा z है और z की वैल्यू खुद चेक कर लो, ट्रायंगल से भी आप देख सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है तो ट्रायंगल से भी आप देख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम z बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर हो जाएगा। राइट, इसी ट्रायंगल को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल। यही क्या कहलाता है, इंपीडेंस ट्रायंगल। बोलो यार कितने लोगों को समझ में आया एलआर सर्किट, कितने लोगों को एलआर सर्किट समझ में आया। इस सर्किट में होता यही है, ईएमएफ गिवन होता है, करंट हमें निकालना होता है, करंट में सिर्फ दो ही चीजें अननोन है, करंट का एम्पलीट्यूड और उसका फेज डिफरेंस। तो हमें पता क्या चला कि भैया फेज डिफरेंस tan फाई आ गया एक्सएल बटे आर के बराबर, वहां से फाई निकाल लेंगे और आई नॉट की वैल्यू आ गई है ई नॉट बटे जेड के बराबर, और जेड इंपीडेंस होता है और जेड जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होता है। बोलो यार फील आ रहा है या नहीं, फील आ रहा है या नहीं। हाँ भाई, हाँ मजा आ रहा है, मजा तो आएगा ही, बैठ करके पिक्चर देख रहे हो, मेहनत तो मास्टर साहब कर रहे हैं। बोलो भाई, है ना हाँ भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो बेटा ये रहा हमारा एलआर सर्किट, है ना, ये रहा एलआर सर्किट। तो अगला हमारा हो जाएगा भैया सीआर सर्किट या आरसी सर्किट, है ना, ये वाला सीआर नहीं है। तो दैट इज कैपेसिटर रेजिस्टेंस, है ना, तो यहां पे दो दो चीजें कंबाइन हो जाएंगी, है ना। हाँ, तो ये रहा कैपेसिटर और ये रहा हमारा रजिस्टर, दो दो चीजें जुड़ जाएंगी किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट के सर्किट में। ये कैपेसिटर रहा, रजिस्टर रहा, ये हमारा ईएमएफ है, ईएमएफ की वैल्यू है भाई साहब ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। ईएमएफ अपने को पता होता है, करंट निकालना होता है। बोलो यही खेला चल रहा है तब से, यही खेला चल रहा है तब से, है ना। हाँ सही है, सही है। चलिए तो आगे की बात करते हैं हम लोग। अब फिर से सारा खेल शुरू होगा फेजर डायग्राम से। अगर मैं रजिस्टर की बात करूं तो रजिस्टर के केस में, रजिस्टर के केस में उसका ईएमएफ और करंट दोनों सेम एंगल पर होता है, और कैपेसिटर के केस में भैया करंट आगे होता है ना। देखो जब ये वाला फेजर डायग्राम कभी भी बनाना ना तो एंगल ज्यादा बनाना, ठीक, रजिस्टर के लिए बेटा एंगल जो है वो ज्यादा बनाना, नहीं तो फिर थोड़ा दिक्कत होती है डायग्राम में, है ना। अब इस करंट के कंपैरिजन में भाई कैपेसिटर के केस में करंट आगे होता है, तो कैपेसिटर का जो ईएमएफ होगा वो 90 डिग्री पीछे होगा, तो दिस मस्ट बी ईसी, राइट। ध्यान रहे ईसी और ईआर क्या है, ईसी और ईआर है मैक्सिमम ईएमएफ कंज्यूम्ड अक्रॉस रजिस्टर एंड कैपेसिटर, ठीक है, डाउट मत रखना बेटा इसमें। तो इसके पैरेलल यहां से बनाओ और इसके पैरेलल यहां से बनाओ, तो ये रहा हमारा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट है ई नॉट और ये वाला एंगल भैया ई नॉट का कितना है, ओमेगा टी के बराबर, ठीक। साफ साफ पता चल रहा है सर करंट आगे है और फेज एंगल कितना है, फाई के बराबर। तो मैं करंट का एक्सप्रेशन लिख सकता हूं, देखो करंट आगे ईएमएफ पीछे है, तो करंट का एक्सप्रेशन लिख सकता हूं आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर। फिर से वही दो चीज बेटा हमारे पास अननोन है, तो वो दो चीजें तो अब मैं सिमिलरली लिख सकता हूं, क्या कि अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में भैया, इस वाले ट्रायंगल में देखो 90 डिग्री दिख रहा होगा सबको, अगर मैं tan फाई लगा दूंगा, अगर वहां पे एक्सएल बटे आर आया था तो बोलो यहां पे एक्सी बटे आर आएगा। बोलो यार वहां पे z की वैल्यू अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर आया था, तो यहां पर z की वैल्यू अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर आ जाएगा। वहां पे अगर करंट आई नॉट की जो वैल्यू थी वो ई नॉट बाई जेड थी, तो यहां भी ई नॉट बाई जेड होगी, बस यहां का जो जेड है वो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर हो जाएगा। बोलो कितने लोग को समझ में आ गया है, इसको बोलो डिराइव करने की हमें जरूरत अब नहीं है ना।
समझ में आ गई ना बात? सीधे सीधे tan फाई क्या होता है? XC बटे R। XC की वैल्यू 1/ओमेगा C होती है, तो अगर कभी जरूरत पड़े तो 1/ओमेगा C R ऐसा भी लिख सकते हो। ओमेगा 2πf होता है, ये भी लिख सकते हो। Z की वैल्यू अंडर रूट के अंदर R² प्लस XC स्क्वायर हो गई है, और करंट की जो वैल्यू है भैया E0/Z। सही है ना? यस 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 यस। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, सर ने थोड़ी काम चोरी कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। तो आरसी सर्किट क्योंकि हम सबको समझ में आ गया है, बहुत ही बहुआ छाप है, इसलिए अब हम लोग अपने अगले सर्किट की तरफ चलेंगे, एंड दैट सर्किट इज LCR सर्किट, है ना? यहां पे काम चोरी कतई नहीं करेंगे, यहां पे पूरा पूरा काम करेंगे। LC और R तीन चीजें हैं बेटा, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, और रजिस्टर भी है, ठीक। और उसको हम लोग किसी एक ऑल्टरनेटिंग करंट के सोर्स से जोड़ देंगे, तो दैट इज E0 साइन ओमेगा टी। फिर से भैया वही वाला खेला है। ईएमएफ हमें पता है, करंट हमें निकालना है, तो हम लोग शुरुआत करेंगे फेजर डायग्राम से। सबसे पहले फेजर डायग्राम बनाएंगे रजिस्टर के लिए, तो ER और I0 सेम डायरेक्शन में हो गया है। इंडक्टर के केस में बेटा उसका ईएमएफ आगे होता है, तो EL 90 डिग्री आगे हो गया, और कैपेसिटर के केस में करंट आगे होता है, तो उसका ईएमएफ 90 डिग्री पीछे हो गया। तो ये रहा EC, ये रहा EL। अब EL और EC बेटा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों में कोई एक बड़ा होगा। अगर हम लोग ये मान लें कि भैया EL बड़ा है, कंसीडरिंग EL ग्रेटर देन EC, अगर EL बड़ा है तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो EL माइनस EC आ जाएगा, और अगर EC बड़ा है तो इन दोनों का रिजल्टेंट फिर नीचे की तरफ आएगा बेटा, है ना? नीचे की तरफ आएगा, दैट विल बी EC माइनस EL, राइट। अब वही बात है कि ER और EL माइनस EC का रिजल्टेंट निकालना है। तरीका बड़ा सिंपल सा है भैया, पैरेललोग्राम्स लॉ, राइट, पैरेललोग्राम्स लॉ। आप लोग जब कॉपी पे बनाना ना बेटा, तो थोड़ा सा स्केल वगैरह यूज करके और साफ सुथरा बनाने की कोशिश करिएगा, राइट। तो E0 का जो एंगल है वो ओमेगा टी के बराबर है। E0 और I0 को अगर मैं देखूं तो उनमें साफ पता चल रहा है कि EMF आगे है, करंट पीछे है, और फेज एंगल कुछ फाई के बराबर हो गया है। तो करंट की बात करें तो करंट पीछे हो गया भैया, तो करंट हो गया I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई के बराबर, राइट। अब साफ साफ फिर से वही वाली बात आ गई कि सर अगर मैं tan फाई अप्लाई कर दूं तो क्या होगा? tan फाई होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल का कहो तो नाम लिख दे, दैट इज OAB। ट्रायंगल OAB में tan फाई जब लगाया तो परपेंडिकुलर है AB जो कि है EL माइनस EC, और ये हो जाएगा ER। तो ये बन जाएगा बेटा EL माइनस EC डिवाइडेड बाई ER। EL की वैल्यू जो है वो I0 XL है, EC की वैल्यू I0 XC है, और ER की वैल्यू I0 R है। So that is XL minus XC divided by R. This is the value of tan phi. tan phi अगर हमें पता है तो बोलो phi भी पता है, that will be tan inverse XL minus XC बटे R। और यहां से हम फिर से बोल सकते हैं कि भाई E0 स्क्वायर जो है वो ER स्क्वायर प्लस EL माइनस EC के होल स्क्वायर के बराबर है। यानी कि इस ER स्क्वायर और EL माइनस EC का रिजल्टेंट ही तो E0 है, राइट। तो मैं वैल्यूज यहां रखूंगा, दैट इज I0 R होल स्क्वायर, दिस विल बिकम I0 XL माइनस I0 XC का होल स्क्वायर, दिस इज E0 स्क्वायर। तो भैया E0 स्क्वायर बराबर, अगर पूरे से मैं I0 स्क्वायर कॉमन कर लूं तो बचेगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, राइट। यहां से मेरे प्यारे बच्चों I0 की वैल्यू आएगी, दैट इज E0 अपॉन अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो ये करंट का एम्पलीट्यूड आ गया, और करंट का जो एम्पलीट्यूड है बेटा वो E0 बाई Z के बराबर है। Z यहां पर इंपीडेंस है, और इंपीडेंस Z की वैल्यू किसी भी LCR सर्किट में कितनी होती है? अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, राइट। अगर किसी सर्किट में XL की वैल्यू बेटा ज्यादा है XC से, तो वो सर्किट आपका इंडक्टिव सर्किट होगा, मतलब वहां पे इंडक्टेंस का दबदबा है भैया। वो LCR सर्किट कैसे बिहेव करेगा? इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वहां पर जो इंडक्टर है वो तगड़ा वाला इंडक्टर है, राइट। तो ऐसे केसेस में EMF आगे होगा,
ऐसे केसेस में ईएमएफ आगे होगा और करंट हमारा पीछे होगा, राइट। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए भैया कि एक्सी बड़ा है एक्सएल से, तो यहां पर कैपेसिटर दमदार है, यानी कि ये सर्किट बेटा कैपेसिटिव सर्किट कहलाएगा, क्योंकि कैपेसिटर दमदार है। और जब अगर कैपेसिटर दमदार होता है तो भैया करंट आगे होता है, करंट लीड करेगा। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई आपको? फटाफट बता दो बेटा सब लोग, फटाफट बता दो क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई। इंपीडेंस ट्रायंगल बना लेते हैं, दिस इज एक्सएल माइनस एक्सी, ये हमारा आर है, ये हमारा जेड हो जाएगा। इंपीडेंस ट्रायंगल को देख करके बेटा आप साइन फाई भी निकाल सकते हो। साइन फाई मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि एक्सएल माइनस एक्सी बटे जेड हो जाएगा। कॉस फाई भी निकाल सकते हो जो कि आर बाई जेड हो जाएगा। और टेन फाई तो आप निकाल ही चुके हैं, दैट इज एक्सएल माइनस एक्सी बटे आर। इसका साइन फाई, कॉस फाई, टेन फाई ये तीनों ही काम का होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये तीनों का ही अभी आगे हम लोग यूज करते हैं। तो ऐसा जो ट्रायंगल हमारा है वही हमारा इंपीडेंस ट्रायंगल कहलाता है। दिस triangle is known as impedance triangle। समझ में आ रहा है क्या? हाँ भाई, अच्छा, करम मास्टर जी क्लियर हो गया है। सही है भाई, सही है। हाँ, राइट है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था हमारा एलसीआर सर्किट, ठीक है। सारा खेला बेटा फेजर से है, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है एलसीआर फेजर ओनली, यानी कि आपको ये फेजर डायग्राम अच्छे से बनाना आना चाहिए। फेजर डायग्राम अगर बनाना आता है तो फिर साइन थीटा और टेन थीटा लगा ही सकते हो। जैसे ही लगाओगे तो टेन फाई आ जाएगा, इधर से हमारा करंट का एम्पलीट्यूड आ जाएगा। सो ये थे हमारे ऑल्टरनेटिंग करंट के सर्किट्स, जिसमें देखो 5 सर्किट्स की बात मैंने आपसे किया है। सबसे पहला था हमारा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, फिर हमारा था प्योरली इंडक्टिव सर्किट, फिर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, फिर हमारा एलआर सर्किट, फिर हमारा एलसी सर्किट, फिर हमारा एलसीआर सर्किट। अब यहां पर बेटा एक सर्किट और होता है एलसी सर्किट, है ना, जिसमें एक इंडक्टर होता है और एक कैपेसिटर होता है। तो थोड़ा सा मैं आपसे उसकी भी बात लगे हाथ कर दे रहा हूं, दैट इज एलसी सर्किट। देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिलेबस में भले लिखा है कि सिलेबस में नहीं है, इनफैक्ट ये तो लिखा ही नहीं है कि सिलेबस में नहीं है, बस सिलेबस में इसका नाम नहीं लिखा है, राइट। जब नाम नहीं लिखा होता है ना तो कई बार ये लोग कलाकारी कर जाते हैं बेटा, इसलिए ऐसी चीजें थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। मतलब ऐसा ना रखो कि बिल्कुल ही नहीं आता, इतना कर लो कि अगर आ जाए तो हम कुछ कर पाए, कुछ लिख दें, छोड़ने की बजाय हम कुछ तो लिख दें इसके ऊपर, ठीक। तो जितना होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, जो आप लाइटली समझ लें, बहुत डेप्थ में नहीं जाने वाले इसमें, राइट। एलसी सर्किट का मतलब होता है एक कैपेसिटर ले लो और इस कैपेसिटर को कहीं अलग से ले जाकर के चार्ज कर लो। जब कैपेसिटर बेटा चार्ज हो जाएगा तो बोलो इसके इस वाली प्लेट में पॉजिटिव आ जाएगा और इस वाली प्लेट में निगेटिव आ जाएगा, राइट। ये कैपेसिटर हमारा चार्ज्ड है। अगर कैपेसिटर चार्ज होगा मेरे प्यारे बच्चों तो वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, राइट। अब हमने क्या किया, हमने इस वाले कैपेसिटर से एक इंडक्टर कनेक्ट किया जो कि हमारा अनचार्ज था। ये हमारा फुल्ली चार्ज्ड है लेकिन ये अनचार्ज्ड है। जब ये फुल्ली चार्ज होता है तो मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा हूं और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा हूं। ये अभी फुल्ली डिस्चार्ज्ड है, यानी कि यहां बिल्कुल भी मैग्नेटिक फील्ड अभी नहीं है। कैपेसिटर और इंडक्टर की अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा ये एनर्जी स्टोर करता है। और कैपेसिटर के पास अगर मैं ग्राफ आपको बना के दिखाऊं तो कैपेसिटर के पास इस समय एनर्जी ज्यादा है, लेकिन इंडक्टर के पास भैया इस समय एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, इंडक्टर की एनर्जी 0 है। तो दिस इज एनर्जी ऑफ द पी में लिख रहा हूं, दैट इज एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। इसको मैं यूई लिख रहा हूं, दैट इज एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप सभी को ये बात बड़े अच्छे से समझ में आ रही है कि सर इसमें एनर्जी इस समय ज्यादा है क्योंकि ये फुल्ली चार्ज्ड है। और अगर मैं आपको इसकी एनर्जी बताऊं तो इसकी एनर्जी होती है बेटा हाफ CV स्क्वायर के बराबर, हाफ CV स्क्वायर के बराबर।
ये कैपेसिटर की एनर्जी होती है, राइट है। ठीक, तो ये इसकी एनर्जी है। या अगर इसके बीच का जो प्लेट है उसकी आपको पता चल चुकी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप लिख सकते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये एनर्जी डेंसिटी होती है, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बोलो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का और मल्टीप्लाई मारो। वॉल्यूम का मतलब हो गया एरिया ऑफ द प्लेट मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, यानी एडी, एडी का मल्टीप्लाई हम और कर सकते हैं। तो ये एनर्जी है बेटा अभी कैपेसिटर में। ठीक, जैसे ही कैपेसिटर को आप कनेक्ट कर दोगे, क्योंकि ये फुल्ली चार्ज है, तो कैपेसिटर अब करंट देना शुरू करेगा इस इंडक्टर को, और करंट इस तरीके से घूम रहा होगा। ठीक, जब ये इसको करंट देना शुरू करेगा तो करंट के फॉर्म में ये अपनी एनर्जी इसको दे रहा है, और ये इंडक्टर अब चार्ज होना शुरू हो जाएगा, राइट। ये इंडक्टर जो है वो अब चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो कैपेसिटर जो है उसकी एनर्जी बेटा थोड़ी सी कम हो रही है, लेकिन जो इंडक्टर है हमारा वो चार्ज हो रहा है। तो कैपेसिटर में आप देखो एनर्जी आधी रह गई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंपैरेटिवली कम हो गया है। लेकिन यहां पर आपको अब मैग्नेटिक फील्ड्स दिखने लगी हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब आपको यहां पे दिखने लगी, यानी कि ये अब चार्ज हो रहा है और ये हमारा अब डिस्चार्ज हो रहा है। इनफैक्ट अगर मैं एक ग्राफ बना करके आपको दिखा दूं, तो दोनों की एनर्जी इस कंडीशन में बेटा सेम है। ओ हो, ई का हो गया, हाँ गैप है। अब बताओ, ठीक है। तो दोनों की जो एनर्जी है मेरे प्यारे बच्चों, अब वो बराबर बराबर हो गई है। दिस इज यूबी एंड दिस इज ई। तो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा था, करंट इधर से इधर की तरफ फ्लो हो रहा था। कैपेसिटर की एनर्जी मेरे प्यारे बच्चों किस में चली गई है, इंडक्टर में। कैपेसिटर की एनर्जी किस में चली गई है, इंडक्टर में, राइट। फिर से एक सीन आएगा, कुछ समय के बाद एक सीन आएगा, ये अपनी सारा करंट इसको दे चुके हैं, सारा करंट सारी एनर्जी अपना इसको दे चुके हैं। अब इस केस में ये जो हमारा कॉइल है, ये कॉइल अब फुल्ली चार्ज हो गया, कॉइल फुल्ली चार्ज हो गया और ये फुल्ली डिस्चार्ज हो चुका है। इसमें अभी कोई एनर्जी मेरे प्यारे बच्चों नहीं बची है। तो अगर मैं अब ग्राफ बनाऊंगा तो इस बार ये फुल्ली चार्ज है, लेकिन ये जीरो लेवल पर है। ये यूबी हो गया, ये यूई हो गया। कितने लोगों को अभी तक की बात समझ में आई, जल्दी से बताओ। कितने लोगों को अभी तक बात समझ में आई है कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था, कैपेसिटर ने अपना करंट देना शुरू किया, यानी अपनी एनर्जी इसको देना शुरू किया, तो एक समय ऐसा आया दोनों में एनर्जी आधी आधी हो गई। अगर यहां पर इनके पास 100 जूल की एनर्जी थी, तो इस कंडीशन में 50 जूल इसके पास है बेटा, 50 जूल इसके पास है, राइट। फिर एक समय ऐसा आया, क्योंकि ये लगातार करंट दे रहे हैं, तो अब पूरा का पूरा 100 जूल इनके पास आ गया है, और कैपेसिटर के पास एनर्जी बेटा कितनी है, 0 के बराबर। कैपेसिटर के पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। कुछ बच्चे हंस रहे हैं, कह रहे हैं यस लिख दो, नहीं तो इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, है ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन समझ लेना यार, इस बार समझ लेना यार। देखो मैं ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूं, पूरा डायग्राम देखो खूबसूरत बना रहा हूं, कलर वलर भी भर दे रहा हूं, है ना, मेहनत कर रहा हूं, इसलिए आपको ध्यान से समझ लेना चाहिए। पिछले साल मैं आपको बताऊं, मैं दूसरी कंपनी में काम कर रहा था, और जब मैं पेड बैच में ऐसे ही पढ़ा रहा था, तो मैंने कुछ चीजें उनको ऐसे ही एक्स्ट्रा पढ़ा दी, है ना। और जैसे एडी करंट पढ़ा दिया, ठीक है, और एलसी ऑसिलेशन के बारे में बता दिया। कुछ आगे चैप्टर्स आएंगे, वहां भी एक दो चीजें एक्स्ट्रा थी, मैंने पढ़ा दी, ठीक। तो वो बच्चे बहुत स्पैमिंग करते थे कि सर ये तो सिलेबस में नहीं है, क्यों आप पढ़ा रहे हो, आप एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्यों पढ़ाते हैं, क्या जरूरत है। तो हमने कहा भाई तुम पढ़ लो, खाली अभी तुम ज्यादा दिमाग ना लगाओ, तुम पढ़ लो, एक आध चीज एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो वॉमिटिंग तो हो नहीं जाएगी। ठीक है भाई, पढ़ लिया कोई बात नहीं, ज्यादा क्या होगा, नहीं आएगा एग्जाम में, और क्या होगा, अच्छी बात है ना आए। लेकिन अगर हम पढ़े रहते हैं, है ना, तो हो सकता है अगर आ जाएगा तो हम कर ले जाएंगे, बाकी बच्चे नहीं करेंगे, हम कर ले जाएंगे। और हुआ यही, जब बोर्ड एग्जाम हुआ तो बोर्ड एग्जाम में भी 2-3 चीजें आउट ऑफ सिलेबस आ गई, जो सिलेबस में लिखी नहीं थी। सिलेबस में नहीं लिखा है इसका यह मतलब नहीं है कि वो आउट ऑफ सिलेबस है, हो सकता है हल्की फुल्की सटी चीजें आ जाए बेटा, तो जो हल्का फुल्का टच में चीजें होती हैं उनमें नजर मार देना चाहिए, राइट है। फिलहाल तो बेटा ये फुल्ली चार्ज है,
और ये बिल्कुल डिस्चार्ज्ड है, लेकिन अब इसकी एनर्जी का लॉस होना शुरू हो गया है, क्योंकि अब इसके पास जब एनर्जी आ गई तो अब यहां से एनर्जी इधर की तरफ जा रही है। जब इसकी एनर्जी अब डाउन हो रही है तो अब यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कह रहा है कि हम प्रोसेस का अपोज करेंगे। ठीक है, प्रोसेस क्या है कि इसकी एनर्जी लॉस हो रही है, तो वो कह रहा है अब हम एनर्जी का सपोर्ट करेंगे, है ना, हम एनर्जी का सपोर्ट करेंगे। एनर्जी का सपोर्ट करने का मतलब अब ये करंट इसी डायरेक्शन में देगा। अब ये जो वाला जो करंट आया बेटा वो इंड्यूस्ड करंट है, ये जो करंट था वो कैपेसिटर का करंट था, ठीक है, लेकिन ये जो करंट अब जा रहा है वो इंड्यूस्ड करंट है जो कि यहां से निकल रहा है। और सीन ये है कि ये भैया फुल्ली चार्ज्ड है, ये फुल्ली चार्ज्ड है, ये पूरी तरीके से अनचार्ज्ड है, यानी कि यही वाला ग्राफ यहां पर भी है, राइट। इधर से लेकिन करंट इधर की तरफ जाना शुरू हो चुका है। ठीक, कुछ समय के बाद ऐसा होगा, कुछ समय के बाद यहां पर पॉजिटिव आएगा, यहां पर निगेटिव आएगा। इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इधर से इधर की तरफ आएगी, राइट है। देखो बेटा, जब इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, यहां से अगर करंट ऐसे जा रहा है तो ये हाई पोटेंशियल पर, इधर वाला लो पोटेंशियल पे, तो ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ठीक, ये ऐसे करंट जा रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो अब पलट चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मेरे प्यारे बच्चों पलट चुका है। जैसे ही कैपेसिटर थोड़ा सा चार्ज हुआ, अब कैपेसिटर ने कहा अब हम करंट देंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये अब यहां से सीन ये बन रहा है। यहां पे अगर मैं ग्राफ आपको बना के दिखाऊं, ग्राफ अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो ये सीन फिर से हो गया कि दोनों के पास एनर्जी अब कितनी हो गई, बराबर बराबर। दोनों के पास भैया 50-50 जूल की एनर्जी हो गई, राइट। इसने अपनी आधी एनर्जी इनको उठाकर दे दिया, ये मैं हटा दे रहा हूं, यानी एनर्जी आधी हो गई। इसकी एनर्जी आधी, इनके पास आधी एनर्जी पहुंच चुकी है। कुछ समय के बाद आप समझ ही रहे हैं, कुछ समय के बाद जो कैपेसिटर है वो हमारा फुल्ली चार्ज हो जाएगा। और फुल्ली चार्ज होने का मतलब ये प्लस है, ये हमारा माइनस है, और कैपेसिटर के बीच में इधर से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ जाएंगी। कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका है, राइट। और ये वो सीन बन गया जिसमें कैपेसिटर में अब सारी एनर्जी है और इंडक्टर का खेला खत्म, है ना। तो ये पूरा का पूरा 100 जूल लेकर के बैठा है और इसके पास जो एनर्जी है बेटा वो 0 के बराबर हो गई। ये L है, ये हमारा C है। अब ये कैपेसिटर क्या करेगा, अब ये खुद से करंट देना शुरू करेगा। अब ये कैपेसिटर, क्योंकि उस कैपेसिटर में इधर की तरफ प्लस हो चुका है, इधर की तरफ माइनस हो चुका है, ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी इसके पास, लेकिन इधर प्लस है। जब ये फुल्ली चार्ज हो गया तो अब इसने इस डायरेक्शन में करंट देना शुरू किया, राइट। तो देखो यहां पर ये चार्ज था, इसने अपनी एनर्जी इसको दिया, यहां तक पूरी एनर्जी आ चुकी है, ठीक है। यहां पर मैं एक लाइन लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक एनर्जी। मैं लिख रहा हूं थर्ड वाले डायग्राम में क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज फुल्ली कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ इंडक्टर। कैपेसिटर की सारी एनर्जी भैया इंडक्टर में आ चुकी है। और ये वाला सीन अब वो है, ये वाला सीन बेटा वो है कि मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ इंडक्टर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो यार वो एनर्जी इसको दे रहा है, ये एनर्जी उसको दे रहा है। अब ये फिर से वही कलाकारी शुरू कर रहा है, इधर से करंट जाएगा, ऐसे होते हुए जाएगा, तो ये फिर से अपनी एनर्जी उसको देगा, फिर ये चार्ज हो जाएगा, ये फिर से एनर्जी उसको देगा। यानी कि एनर्जी को बॉल बना लिए हैं ये लोग, ये अपनी एनर्जी उसको देता है, वो अपनी एनर्जी इसको देता है, दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। और यही एनर्जी का जो ऑसिलेशन है मेरे प्यारे बच्चों, यही बेटा LC ऑसिलेशन कहलाता है।
यही क्या कहलाता है, एलसी ऑसिलेशन। ठीक, एलसी ऑसिलेशन में कभी भी तुम्हें ओमेगा निकालना पड़े तो ओमेगा की मैं डायरेक्ट तुम्हें वैल्यू बता रहा हूं, दैट इज 1/√LC। ओमेगा की वैल्यू मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, दैट इज 1/√LC। बोलो कितने लोगों को अब एलसी ऑसिलेशन में फील आ गया कि हाँ सर अब मामला सही है सर, अब समझ आ गया सर, अब दिक्कत नहीं है। बताओ जल्दी से बताओ, कितने लोगों को अब मामला समझ में आ गया कि हाँ सर। जल्दी से बताओ बेटा, कितने लोगों को अब मामला समझ में आ गया। सही है, राइट, ठीक है। अभी तो 5:20 हुआ है, अभी तो 6:30 बजे तक क्लास है ना। हाँ 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 हाँ, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एलसी सर्किट हमारा ये हो गया, यही हमारा एलसी ऑसिलेशन है। फ्रीक्वेंसी हमें पता चल गई है 1/√LC के बराबर, राइट है। सो अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास है रेजोनेंस इन LCR सर्किट। देखो रेजोनेंस का सिंपल सा मतलब यह होता है कि जब सर्किट की एनर्जी मैक्सिमम हो जाए तो उस सर्किट को हम बोलते हैं कि भैया सर्किट रेजोनेंस में आ गया, राइट। यानी कि करंट एम्पलीट्यूड हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, करंट एम्पलीट्यूड विल बिकम मैक्सिमम। दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस का सिंपल सा मतलब होता है जब करंट का जो एम्पलीट्यूड है यानी कि जो आई नॉट है, अगर वो आई नॉट हमारा मैक्सिमम हो जाए तो वो सर्किट हमारा रेजोनेंस में कहलाता है। यानी कि अगर मैं किसी भी एलसीआर सर्किट की बात करूं, फॉर एलसीआर सर्किट, मेरे प्यारे बच्चों किसी भी एलसीआर सर्किट की अगर मैं बात करूं तो आई नॉट जो होता है वो E0/Z के बराबर है, और Z हमारा √R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर के बराबर होता है। देखो अंडर रूट के अंदर ही जो R² प्लस XL माइनस XC स्क्वायर है मेरे प्यारे बच्चों, R का हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कॉइल यूज हुआ है कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, रेजिस्टेंस का हम कुछ नहीं कर सकते। बस हम ये कर सकते हैं कि अगर मेरे को ये मैक्सिमम करना है, करंट का एम्पलीट्यूड अगर मैक्सिमम करना है तो मैं डिनोमिनेटर को मिनिमम कर सकता हूं। दैट मींस फॉर आई नॉट मैक्स, आई नॉट मैक्स के लिए जो Z होगा उसको क्या होना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, मिनिमम होना पड़ेगा, इंपीडेंस मिनिमम होना पड़ेगा। और इंपीडेंस का मिनिमम होने का मतलब परफेक्ट स्क्वायर टर्म मेरे प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा। ये जो परफेक्ट स्क्वायर टर्म है इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है, तो XL माइनस XC की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी XL आपका XC के बराबर हो जाएगा। ओमेगा L 1/ओमेगा C के बराबर हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर जो है वो 1/LC हो जाएगा, और ओमेगा 1/√LC के बराबर हो जाएगा, राइट। ओमेगा क्योंकि हमारा 2πf होता है, तो 2πf जो है वो 1/√LC हो जाएगा। तो यहां से फ्रीक्वेंसी निकल आएगी, दैट इज 1/2π√L। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये FR कहलाती है, यानी कि ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। ये क्या कहलाती है, दिस इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर रेजोनेंस होने वाला है, ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं यहां पे एक ग्राफ आपको बना करके समझाऊं, यहां पर मैं ले लूं फ्रीक्वेंसी, है ना, यहां पर फ्रीक्वेंसी ले लें या एंगुलर फ्रीक्वेंसी ले लें, और इधर की तरफ मैं करंट का एम्पलीट्यूड ले लूं, तो वो ग्राफ कुछ आपका इस तरीके का ग्राफ बनता है। ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है, यानी कि करंट का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, यहां पर करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, और ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसको मैं ओमेगा आर बोल रहा हूं। ओमेगा आर की वैल्यू कितनी है, 1/√LC के बराबर। देखो L और C ये दो की जो वैल्यूज हैं, L और C की जो वैल्यूज हैं, वो वैल्यूज आप जब चेंज करते चले जाओगे कि भाई इंडक्टर कोई अलग लगाया, कैपेसिटर कोई अलग लगाया, L और C की वैल्यूज जब चेंज करते जाओगे तो ओमेगा आपका चेंज होता जाएगा, राइट। कोई एक सर्टेन ओमेगा ऐसा आएगा कि भैया जिसके लिए करंट हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। अगर करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है बेटा तो इंस्टेंटेनियस करंट भी हमारा
मैक्सिमम हो जाएगा। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। बोलो ये ग्राफ आपको समझ में आया है कि नहीं आया है? ये वाला ग्राफ मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला ग्राफ बोलो समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट बता दो सब लोग, हार्ड स्पैम करो अगर बात ये वाली क्लियर है तो। ये ग्राफ अगर समझ में आया तो, है ना? इस सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर, इस सर्टेन एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर जो करंट का एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम है, राइट? और अगर मैं आपको बताऊं कि भैया करंट का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है कितना, तो बेटा आई नॉट मैक्स की जो वैल्यू होगी, क्योंकि करंट की वैल्यू थी ई नॉट बाई जेड के बराबर, ये वाला टर्म तो जीरो ही हो गया, तो अंडर रूट आर स्क्वायर केवल बचेगा, यानी केवल आर बचेगा, राइट? तो करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किस पर डिपेंड कर रही है बेटा? आर पर। यानी कि अगर ये आर घटेगा तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू और बढ़ जाएगी, राइट है? क्लियर है? तो देखो देखो, अगर मैं यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो मैंने 3 ग्राफ तुम्हें दिखा दिए। ये वाला ग्राफ तब होगा जब Z की वैल्यू ज्यादा है, सॉरी R की वैल्यू ज्यादा है, हाई रेजिस्टेंस, राइट? ये तब होगा जब मीडियम रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम है। और ये तब बनेगा जब हमारा रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो करंट का एम्पलीट्यूड मेरे प्यारे बच्चों बढ़ जाएगा। तो अब देखो ये वाला ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है और ये ग्राफ पॉइंटेड होता चला जा रहा है ना? तो यहां पर क्या फॉर्म हो गया? ये फ्लैट है, ये वाला ग्राफ कैसा है? फ्लैट है। और ये शार्प है, ऊपर वाला शार्प है, नीचे वाला फ्लैट है। ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है ये फ्लैट कर्व है ना? चपटा बन रहा है, फ्लैट बन रहा है। और ये कैसा बन रहा है बेटा? ये शार्प बन रहा है, दिस इज शार्प, राइट है? बोलो कितने लोगों को अभी तक की सारी चीजें समझ में आई? जल्दी से जरा थम्स अप करो, जल्दी से थम्स अप करो। कितने लोगों को बात पूरी समझ में आई? फटाफट जल्दी से बताओ पहले एक बार तो। अभी तक की बात कितने लोगों को पूरी समझ में आई है? अभी तक जितना पढ़ाया है मैंने आज के लेक्चर में, फटाफट बता दो जरा तो ये बेटा एक ग्राफ है करंट के मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और ओमेगा के बीच का। तो पता ये चला कि भैया रेजिस्टेंस अगर हम कम करेंगे तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। दैट मींस फॉर रेजोनेंस, अगर मेरे प्यारे बच्चों में रेजोनेंस की बात करूं तो रेजोनेंस के केस में आई नॉट मैक्सिमम हो जाता है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट बाई जेड मिनिमम के बराबर होती है। और जेड मिनिमम जो है हमारा वो आर के बराबर हो जाता है, यानी कि सर्किट हमारा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। सर्किट बिहेव्स एज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ये सर्किट एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा होता है, राइट? अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो करंट और ईएमएफ सेम फेज में हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों फेज डिफरेंस जो है यहां पर वो जीरो हो जाएगा, राइट? फेज डिफरेंस जीरो हो जाएगा। ईएमएफ एंड करंट विल बी इन सेम फेज। ईएमएफ एंड करंट इज इन सेम फेज, दोनों सेम फेज में हो जाएंगे। इसके अलावा ये जो हमारा सर्किट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस को एक्सेप्ट कर रहा है, राइट? एक बालक पूछ रहा है आप लोगों के बीच में कि सर रेजिस्टेंस अगर जीरो हो जाए तो क्या होगा? भैया रेजिस्टेंस अगर जीरो हो जाएगा तब तो ये करंट इनफाइनाइट हो गया। रेजिस्टेंस अगर जीरो हो गया तो फिर ये सुपर कंडक्टर बन गया। बात समझ रहे हो, है ना? वो वाली बात हो जाएगी, अनकंट्रोलेबल करंट हो जाएगा, तो वो हम जीरो नहीं कराएंगे। और रेजिस्टेंस का जीरो होना आसान नहीं है बेटा, ये सिर्फ थ्योरेटिकली एक बार आप भले बोल दे रहे हो सर रेजिस्टेंस जीरो हो गया, तो करोगे कैसे जीरो? अगर कॉइल है, तार लियो, मोटा तार लाए हो, उसको घुमा रहे हो, कॉइल बनाए हो, अगर कॉइल है तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि रेजिस्टेंस ना हो? कुछ तो होगा बेटा, है ना? चलिए खैर, ईएमएफ और करंट हमारा जो है वो दोनों सेम फेज में हो जाता है। फेज डिफरेंस हमारा जीरो है। फेज डिफरेंस को फाई बोलते हैं। यहां से कॉस फाई अगर आपको कभी पूछा जाएगा तो कॉस 0 डिग्री बनेगा, कॉस 0 1 होता है। इसी कॉस फाई को हम लोग पावर फैक्टर भी बोलते हैं। ये अभी हम लोग, वैसे तो आप पढ़ ही चुके हो, रिवीजन कर रहे हो, बाकी अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता दूंगा पावर फैक्टर क्या चीज है, राइट? और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहां पर मैं आपको बताऊं तो ये जो सर्किट है एलसीआर सर्किट इन रेजोनेंस, ये एक्सेप्टर सर्किट कहलाता है।
ये एक्सेप्टर सर्किट कहलाता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करता है, बिकॉज LCR circuit in resonance accepts only one frequency and reject all other frequencies. कौन सी फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करता है भैया? 1/2π√LC। सिर्फ और सिर्फ बेटा इसको एक्सेप्ट करता है, बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज को LCR सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में रिजेक्ट मार देता है। इसीलिए इसको हम एक्सेप्टर सर्किट कहते हैं, राइट? क्योंकि केवल एक ही सर्किट को, एक ही फ्रीक्वेंसी को ये जो है एक्सेप्ट कर रहा होता है। ठीक है, अब इस वाले ग्राफ के थोड़ा सा और डेप्थ में हम लोग घुसते हैं और इस ग्राफ में एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं। दिस इज ओमेगा, दिस वाज आई नॉट। ग्राफ तुम्हारा कुछ इस तरीके का था। यहां कहीं पर मेरे प्यारे बच्चों रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, जिसके करस्पॉन्डिंग जो करंट है आई नॉट जो है वो हमारा मैक्सिमम हो गया है, राइट? अगर करंट मैक्सिमम हुआ है तो कहीं ना कहीं वो आई नॉट मैक्स बाई √2 भी रहा होगा। बोलो यार, अगर करंट मैक्सिमम है तो कहीं ना कहीं आई नॉट बाई √2 भी रहा होगा। और आई नॉट बाई √2 थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म होता है, हम सबको पता है, क्योंकि RMS की याद दिलाता है ना? तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको दो फ्रीक्वेंसीज मिल गई, ω1 और ω2। इस ω1 और ω2 के बीच का ये जो गैप है, यही गैप कहलाता है बैंडविड्थ। यही गैप क्या कहलाता है? बैंडविड्थ, राइट? बैंडविड्थ का मतलब ω2 माइनस ω1, राइट? और यहीं पर हम लोग डिफाइन करते हैं Q फैक्टर, यानी कि क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर का बेटा मतलब क्या होता है? क्वालिटी फैक्टर का मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई ω2 माइनस ω1। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई ω2 माइनस ω1, राइट है? क्लियर है भाई? तो क्वालिटी फैक्टर के अब बहुत ज्यादा डेप्थ में हम लोग नहीं जाएंगे। क्वालिटी फैक्टर की सीधे सीधे वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 1/R√L/C। दिस इज द क्वालिटी फैक्टर, राइट है? ये क्वालिटी फैक्टर होता है मेरे प्यारे बच्चों। और मैं आपको बताऊं, अगर क्वालिटी फैक्टर आपको बढ़ाना है तो आपको सर्किट का रेजिस्टेंस कम करने की कोशिश करनी होगी, इंडक्टेंस आप बढ़ा सकते हैं, कैपेसिटेंस को भी आपको कम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर वाली चीजों को कम करिए और इंडक्टेंस को आप बढ़ा दीजिए। तो ये पूछा जाता है कई बार कि क्वालिटी फैक्टर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? तो उसका तरीका है रेजिस्टेंस को घटाओ, इंडक्टेंस को बढ़ाओ, कैपेसिटेंस को घटा दो, तो क्वालिटी फैक्टर जो सर्किट का है वो हमारा बढ़ जाएगा। सीधे सीधे एक नंबर का क्वेश्चन क्वालिटी फैक्टर पे आप लोगों से पूछ दिया जाता है। आई होप ये सारी चीजें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। बोलो भाई, जल्दी से हार्ड स्पैम कर दो अगर बात समझ में आ गई तो। फटाफट हार्ड स्पैम कर दो अगर बात समझ में आ गई तो। 15 मिनट और लगेगा, चैप्टर कंप्लीट। 15 मिनट और लगेगा, चैप्टर कंप्लीट, राइट है? हार्ड स्पैम कर दो भाई, फटाफट फटाफट हार्ड स्पैम करो, बात समझ में आ गई है तो, राइट? अगला जो कॉन्सेप्ट हमें यहां पे पता होना चाहिए, दैट इज पावर इन एन AC सर्किट। पावर इन एन AC सर्किट, किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट में पावर की वैल्यू, कि भैया पावर कितना होता है, सही है ना? ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। पावर देखो, पावर हम सबने पढ़ रखा है, P बराबर VI होता है, ठीक? यहां पे वोल्टेज जो है वो EMF हम लोग लिख रहे हैं, तो दैट इज E0 sin ωt। और जो करंट है मेरे प्यारे बच्चों वो I0 sin ωt माइनस फाई होता है किसी भी LCR सर्किट के लिए। देखो, फॉर एनी LCR सर्किट, बेटा LCR सर्किट के केस में जो करंट होता है वो I0 sin ωt माइनस फाई के बराबर होता है। इसीलिए मैं किसी भी LCR सर्किट के लिए लिख रहा हूं, राइट? तो EMF हो गया और ये हमारा करंट हो गया। तो पावर को बेटा आप लिख सकते हैं E0 I0 sin ωt
इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाई के बराबर। तो ये पावर की बेसिकली इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर। ये इंस्टेंटेनियस पावर है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर है। अब मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम लोग यहां पे क्या करेंगे, ध्यान से अगर देखो तो मैंने 2 का डिवाइड किया, √2 इंटू √2 2 होता है, 2 का मैंने डिवाइड किया तो मैं उसी 2 का मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूं, राइट। तो ये हमने एक मैनिपुलेशन किया है कि थोड़ा सा फॉर्मूला जो है थोड़ा सा कुछ ठीक ठाक हो जाए। तो पावर जो हमारा है ये तो बन गया बेटा आरएमएस वैल्यू ई आरएमएस, ये बन गया आई आरएमएस, और ये 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो 2 ओमेगा टी माइनस पाई हो जाएगा। तो पावर की वैल्यू आ गई आपकी ई आर एम एस आई आर एम एस, है ना, ये रही हमारी पावर की वैल्यू ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाई के बराबर। ये भी हमारा बेटा क्या कहलाता है, दिस इज अगेन इंस्टेंटेनियस पावर, दिस इज अगेन इंस्टेंटेनियस पावर, राइट। लेकिन हम सबको पता है, एज वी नो, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज 0। एक कंप्लीट साइकिल के लिए मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा कॉस थीटा दोनों की एवरेज वैल्यू कितनी होती है, 0। ये जो टर्म है ध्यान से देखो, ये टर्म आपका कॉस थीटा वाला ही तो टर्म है, थीटा मतलब एंगल, एंगल की जगह 2 ओमेगा टी माइनस फाई लिखा हुआ है तो एंगल ही ना, राइट। कहने का मतलब ये भी कॉस थीटा टाइप का टर्म है। अगर आप एवरेज वैल्यू लिखो इस पावर की, अगर मैं एवरेज वैल्यू निकाल दूं तो ये बन जाएगा ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, ये पूरा टर्म की एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। एज वी नो एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज 0। तो जैसे ही मैंने ये वैल्यू इसकी 0 रखी तो ये हमारा बेटा एवरेज पावर का फॉर्मूला निकल करके आ गया, राइट। दिस इज द एवरेज पावर। अब इस एवरेज पावर को भी एक चीज आप ध्यान से देखो, एवरेज पावर जो हमारा है वो ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई है। मैंने आप सबको पहले भी बता रखा है कि आरएमएस वैल्यू को वर्चुअल वैल्यू भी कहा जाता है, राइट। तो ये जो ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस है, ये भी तो वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट है। वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट बेटा पावर होता है, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, दिस इज वर्चुअल पावर। ये भी एक तरीके से पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये कौन सा पावर है, वर्चुअल पावर है। ये क्या है, इट इज एवरेज रियल पावर, ये आपका एवरेज रियल पावर है। तो आपका एक फॉर्मूला बन गया क्या, रियल पावर, एवरेज रियल पावर बराबर वर्चुअल पावर मल्टीप्लाइड बाई कॉस फाई। यानी कि वर्चुअल पावर में अगर मैं कॉस फाई का मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या बन जाता है बेटा, रियल पावर बन जाता है। यही कारण है कि इस कॉस फाई को एक नया नाम दिया गया और कॉस फाई का नाम बोला गया पावर फैक्टर। कॉस फाई को एक नया नाम दे दिया गया कि भैया ये पावर फैक्टर है। कोई बोले पावर फैक्टर क्या है, तो आप बता सकते हैं कि सर वर्चुअल पावर को अगर मैं पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या बन जाएगा, एवरेज रियल पावर बन जाएगा। सो व्हाट इज पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रियल एवरेज पावर टू वर्चुअल पावर। रियल पावर और वर्चुअल पावर का जो रेशियो होता है वही बेटा हमारा पावर फैक्टर कहलाता है। तो फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, अगर मैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की बात कर रहा हूं तो पावर फैक्टर जो कि कॉस फाई के बराबर होता है, पावर फैक्टर जो कि कॉस फाई के बराबर होता है। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस 0 होता है, कॉस 0 1 के बराबर होता है बेटा। फॉर प्योरली इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट की अगर मैं बात करूंगा
तो यही पावर फैक्टर आपका कॉस 90 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि दोनों में या तो ईएमएफ आगे है या तो करंट आगे, वो भी 90 डिग्री आगे है, तो पावर फैक्टर उसका 0 होता है। फॉर एलसीआर सर्किट, किसी भी एलसीआर सर्किट की अगर मैं बात करूं, एलसीआर सर्किट अगर है तो पावर फैक्टर आपका कॉस फाई के बराबर है, जो कि आर बाई जेड होता है, जो कि आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर के बराबर होता है, राइट? किसी भी एलसीआर सर्किट के लिए। और वही एलसीआर सर्किट अगर तुम्हारा रेजोनेंस में है, फॉर एलसीआर सर्किट इन रेजोनेंस, यही एलसीआर सर्किट अगर रेजोनेंस में है बेटा, तो सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और यही फेज डिफरेंस 0 हो जाएगा, पावर फैक्टर 1 हो जाएगा। बोलो फील आया या नहीं आया? बोलो भैया फील आया या नहीं आया? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर 1, प्योरली इंडक्टिव के लिए 0, कैपेसिटिव के लिए 0, एलसीआर के लिए आर बाई जेड, और एलसीआर सर्किट अगर रेजोनेंस में है तो ये बेटा कितना हो जाएगा? 0 के बराबर। बोलो यार, कॉस 0 के बराबर। सही है क्या? फटाफट बता दीजिए भैया, फटाफट बता दीजिए, है ना? यस। तो दिस इज द होल किला ऑफ पावर, ठीक है? ये पावर का सारा खेल है। अब आ जाइए, आपको एक छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, दैट इज चोक कॉइल। दैट इज चोक कॉइल। चोक कॉइल क्या होता है मैं आपको बताऊं। चोक कॉइल जो है बेटा, वो एक इंडक्टर कॉइल है, ठीक? एक इंडक्टर कॉइल है, यही है चोक कॉइल। इंडक्टर कॉइल है। देखो, अगर ये एक प्योर इंडक्टर होता, अगर ये एक आइडियल इंडक्टर कॉइल होता, आइडियल कॉइल के केस में रेजिस्टेंस हम कितना मानते हैं? 0। लेकिन सबको पता है आइडियल जैसी कोई चीज नहीं होती है, तो इसी कॉइल का, मेरे प्यारे बच्चों, इसी कॉइल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ही होगा। सेम कॉइल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ही होगा। तो चोक कॉइल क्या है? चोक कॉइल एक एलआर सर्किट है, और एलआर सर्किट के लिए अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट होता है ई नॉट बाई जेड, और जेड हमारा है अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर के बराबर, राइट है? और मैं यहीं पर अगर पावर की बात करूं तो पावर हो जाएगा ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई के बराबर, राइट? और मेरे प्यारे बच्चों, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई को मैं लिख सकता हूं ना आर बाई जेड, और जेड को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। एक्सएल को ओमेगा एल लिखा जा सकता है, राइट है? तो हटाओ, इसका कोई काम नहीं है, इसी के थ्रू आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पावर की वैल्यू आप सब लोग ध्यान से देखो। अगर मैं एल की वैल्यू बहुत बढ़ा दूं, अगर ये एल की वैल्यू मैं बहुत बढ़ा दूंगा, तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये जो पावर लॉस है, ये जो पावर है, क्या ये बहुत डिक्रीज हो जाएगा? अगर मैं इंडक्टेंस बहुत बढ़ा दूं, रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं कम से कम करने की कोशिश करूं, जितना कम मैं कर सकता हूं उतना कम कर दूं रेजिस्टेंस। अब आप कहोगे सर रेजिस्टेंस ऐसे कैसे कम कर दोगे सर, अभी तो आप कह रहे थे रेजिस्टेंस कुछ तो होगा ही होगा। तो बिल्कुल सही है, कुछ तो होगा ही, लेकिन रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए हम सबने पढ़ रखा है। अगर मैं इस कॉइल का ये जो तार है उसको मोटा कर दूं, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया खूब बढ़ा दूं, तो बोलो उसका रेजिस्टेंस घट जाएगा, है ना? तो ये रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा रियल केस में, लेकिन मैं रेजिस्टेंस को बहुत कम कर दूंगा। मोटा तार लेकर के, मोटा वायर लेकर के घुमाएंगे तब कॉइल बनाएंगे। मोटा कॉइल लेने से, मोटा वायर लेने से रेजिस्टेंस उसका कम होता है। रेजिस्टेंस कम होगा और इंडक्टेंस की वैल्यू हम खूब बढ़ा देंगे, तो बेटा उससे क्या होगा? पावर लॉस बहुत कम हो जाएगा। क्लियर है? तो चोक कॉइल क्या है? चोक कॉइल क्या है? और करंट की भी बात सोचो। करंट अभी मैंने क्या लिखा था? करंट वॉज ई नॉट बाई जेड, और जेड क्या था? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। अब फिर से वही बात आई, अगर एल की वैल्यू बहुत बढ़ रही है तो मेरे प्यारे बच्चों करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो चोक कॉइल क्या करता है? चोक कॉइल क्या करता है? इट कंट्रोल्स वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट without
विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी एज इन रजिस्टर। भाई कभी भी आपसे कोई बोले कि करंट को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, सर करंट को कम करना है, रेजिस्टेंस बढ़ा दो। लेकिन बेटा रेजिस्टेंस अगर हम बढ़ाएंगे तो हीट भी जनरेट होगा, यानी कि हीट लॉस होगा, एनर्जी का लॉस होगा। तो चोक कॉइल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हम ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू को हम घटा देंगे बाय यूजिंग अ इंडक्शन कॉइल, है ना, विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का लॉस भी देखो बहुत कम हो गया है और करंट हमारा कंट्रोल भी हो गया है। तो आप देख सकते हैं एल की वैल्यू ज्यादा होगी तो पावर लॉस कम होगा और साथ ही साथ करंट की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो चोक कॉइल का कॉन्सेप्ट यही है भैया कि ये करंट को कंट्रोल कर लेगा विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी। क्या आप सभी को चोक कॉइल समझ में आ गया है मेरे प्यारे बच्चों? क्या आप सभी को चोक कॉइल समझ में आ गया है? फटाफट बता दीजिए। अब यार क्या बचा इसमें, ट्रांसफार्मर और एसी जनरेटर तो मैंने कल ही पढ़ाया था तो वो आपको याद होगा। अभी कल ही पढ़ाया तो आज फिर से पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता। बोलो यार, है ना? क्या इतनी बात एकदम सही है? ट्रांसफार्मर और आपका एसी जनरेटर ये हम लोग कल ही डिस्कस कर चुके हैं, राइट? क्या इतनी ही चीजें हैं इस चैप्टर में या अभी कुछ बचा है भैया? बता दो, फटाफट बता दो। वॉटलेस करंट, यस यस यस। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया था, वॉटलेस करंट। वही मुझे लग रहा था कुछ तो बचा है यार। यस, वॉटलेस करंट। मेरे प्यारे बच्चों, वॉटलेस करंट बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। वॉटलेस करंट का मतलब होता है, वॉट मतलब पावर, वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर, लेस का मतलब आप समझ रहे हो। तो ऐसा करंट, ऐसा सर्किट जिसमें पावर लॉस ना हो, करंट फ्लो हो रहा हो लेकिन पावर लॉस ना हो। देखो डायरेक्ट करंट डीसी सर्किट में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर करंट फ्लो हो रहा है तो पावर लॉस होगा ही होगा अगर डीसी सर्किट है तो, लेकिन एसी में ये पॉसिबल है। दैट मींस फॉर प्योरली इंडक्टिव एंड प्योरली इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट की अगर मैं बात करूं बेटा, तो उसके केस में कॉस फाई हमारा जो है वो 0 होता है क्योंकि वो कॉस 90 होता है, राइट? तो जो हमारा एवरेज पावर है दैट विल बी ई आर एम एस, आई आर एम एस, कॉस फाई। कॉस फाई अगर 0 है तो एवरेज पावर लॉस भी हमारा 0 हो जाएगा। तो जब सर्किट में एवरेज पावर लॉस 0 हो तो ऐसे सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को वॉटलेस करंट कहा जाता है ना? कई बार हम लोगों से पूछते हैं कि भैया वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट क्या है? वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट क्या है? करंट का वॉटलेस कंपोनेंट क्या होता है? तो बेटा करंट का वॉटलेस कंपोनेंट होता है आई आर एम एस कॉस फाई के बराबर। ना 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 ना, आई आर एम एस साइन फाई के बराबर। दिस इज वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ द करंट। सीधे सीधे कभी भी आपसे पूछे वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट क्या है तो हमें क्या निकालना है, आई आर एम एस साइन फाई। ठीक है? कोई भी एसी एमीटर जो होता है, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट में एमीटर जो होता है, कोई भी एसी वोल्ट मीटर जो होता है, दैट ऑलवेज मेजर्स आरएमएस वैल्यूज। वो सिर्फ और सिर्फ क्या मेजर करता है मेरे प्यारे बच्चों? आरएमएस वैल्यू को मेजर कर रहा होता है। वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपको नहीं बताता, राइट? दैट ऑलवेज मेजर्स आरएमएस वैल्यू। ये भी आप लोगों से बेटा एक नंबर में क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट बता दीजिए। सो दैट इज आई आर एम एस साइन फाई। साइन फाई आप निकाल सकते हो क्योंकि हम सबको इंपीडेंस ट्रायंगल बनाना आता है, राइट है? ये फाई होता है, यहाँ पे आर होता है, यहाँ जेड होता है, यहाँ चेंज होता रहता है, एक्सएल हो सकता है, एक्ससी हो सकता है, या फिर आपका
एक्सएल माइनस एक्सी हो सकता है, राइट। तो उसके बेसिस पर आप लोग निकाल सकते हैं, है ना, साइन फाई की वैल्यू। तो होमवर्क आपका ये है, आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करना है ना। तो रिवाइज चैप्टर्स 4, 5, 6 एंड 7। ये 4 चैप्टर्स रिवाइज करिए। 4 चैप्टर इसलिए दे रहे हैं कि 7वां तो आज ही मैंने रिवाइज करवाया है आपको, राइट। और 5वां चैप्टर एकदम बउआ छाप है, उसमें कुछ है नहीं, एकदम इजी सा चैप्टर है, राइट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का क्लास, राइट। उम्मीद करता हूं आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को पूरा का पूरा ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप सभी लोग, है ना, क्या है मजाक पढ़ नहीं पाए भाई, चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं यार नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।